मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ है मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग, मंडे मुबारक। एक नए हफ्ते का आगाज नई एनर्जी के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज उस सवाल के साथ जो कि होता सबीन से मोस्टली, और आज का सवाल बहुत आसान है। मेरे से मत करें ना आसान सवाल, ये रिवायत तोड़ दे। मैं कहती हूँ रिवायत को खत्म कर दें, अब सवाल करने वाले आवाम से सवाल करें। नहीं, आवाम से भी कर लेता हूँ, व्हाट्सएप पे बता सकते हैं हमें, लेकिन उसके अलावा ऑप्शन मेरे पास नहीं है। भूत से नहीं पूछ सकता ना, अगर भूत ने जवाब दिए तो मैं डर जाऊंगा। तो सवाल ये है, आज बारिश होगी या नहीं होगी? आज बारिश होगी कि नहीं होगी? महकमा मौसमियात ने आज क्या बताया? ये रिस्क मैं अपने ऊपर कभी भी नहीं लेती, क्योंकि ये अंदाजा बताएं ये आपको पता है, ये हमारी ऑडियंस को पता है कि एक्चुअली क्या होता है। नहीं, लेकिन आप आज जब आई थी रास्ते में, आपने सूरज की तरफ भी देखा होगा। नहीं, आसमान की तरफ देखा होगा। आसमान की तरफ देखा, सूरज की तरफ देखना जरा मुश्किल है इस वक्त। नहीं, आसमान की तरफ देखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सूरज जो है वो इतनी तेजी से चमक रहा है आज कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है। क्या आप मुझे खुशखबरी देने वाले हैं बारिश की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा। वो थोड़ी देर में आपको सरदार सरफराज से भी बता पाएंगे कि मौसम कैसा रहेगा। जो इतलात हम तक आई है वो तो ये कि कराची में स्पेशली आज के हवाले से कहा जाए कि सूरज आग बरसाएगा। सवाल क्या है? सवाल ये था ना कि बारिश होने की नहीं होने की, मौसम अच्छा होने के नहीं होने। दैट वाज द क्वेश्चन। ये क्या ये आपको मुझसे नहीं पूछा से, ये आगे चल के हम सरदार सरफराज साहब से पूछेंगे। शुएब मेरे से नहीं, ये भी काम की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है सरदार साहब। इस वक्त जितनी गर्मी है सबीन, सब यही सोच रहे होते हैं ना, पूछ रहे होते हैं कि अच्छा मौसम कब चेंज होगा। अच्छा, मैं आपको इस्लामाबाद के पर्सपेक्टिव से एक बात बताती हूँ। वैसे इस्लामाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो वो मेरा ख्याल है सबसे जबरदस्त मौसम रहता है। उसकी वजह ये है कि कल भी जिस तरह हमने देखा, परसों भी हमने देखा कि अचानक से बादल आ जाते हैं। बहुत तेज बारिश कल हुई, लेकिन हमारी तरफ नहीं हुई। कुछ सेक्टर्स में जाहिर हुई, कुछ सेक्टर्स में नहीं हुई, लेकिन जिन सेक्टर्स में भी हुई। हाँ, जिन सेक्टर्स में बारिश नहीं हुई, वहीं पर अगर देखा जाए शुएब, तो वहां पर कम से कम मौसम अच्छा रहा है, रातें ठंडी है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस्लामाबाद वाले बड़े ब्लेस्ड हैं कि मरी के पास होने का कोई ना कोई फायदा तो है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, चूंकि हमने बात की इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में जहाँ पे यालाबारी भी, बहुत तेज आंधी के बाद बारिश, तो कुछ जगहों पर हमने ये देखा कि खारदा तारें अगर लगी तो वो भी गिर गई। कुछ दीवारें तो नहीं कह सकते, वो जो एक बिल्कुल आपने आरजी सी बनाई होती हैं वो भी गिर जाती हैं। तो वो थोड़ी सी चीजें मुतासिर भी हुई हैं। मुतासिर हुई हैं, लेकिन शुक्र है कि कोई किसी बड़े पैमाने पे कोई नुकसान नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मौसम ओवरऑल कैसा रहेगा जब इसकी हम बात करते हैं, चूंकि दो चीजें बड़ी अहम हो जाती है ना गर्मी के मौसम। एक कि अच्छा मौसम कैसा रहेगा, दूसरा क्या लाइट तो नहीं जाएगी। चूँकि हम जब कराची की बात करें, लाहौर की बात करें, दीगर शहरों की बात करें, हर तरफ से खबरें कुछ ऐसी ही आती हैं। एक तो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, पारा जो है वो चढ़ता ही जा रहा है। जैसे कि कराची से मुताल्लिक कहा जा रहा है कि आज भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रह सकता है, लेकिन वो उसकी जो फील होती है वो तकरीबन 46 डिग्री सेंटीग्रेड, 45, 46 इसके अराउंड रह रही होती है। और कल टेम्परेचर तो हम देख रहे होते हैं 40। कल का दिन कराची के लिए बहुत ही अफसोसनाक, वहाँ से कुछ रिपोर्ट हुआ, आपसे शेयर भी कर देते हैं कि जो रेस्क्यू हुकाम है उन्होंने बताया कि 10 अफराद की लाशें मिली हैं। गर्मी की वजह से उनकी हलाकत हुई है। मुमकिन तौर पर ये कहा जा रहा है कि गर्मी की शिद्दत के बायस ये हुई है। अब जो आपने इससे पहले कहा कि रियल फील 46, तो अभी आइंदा 3 रोज़ तक कहा जा रहा है कि जो पारा है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा। अब ऐसे में घंटों वहाँ तवील लोड शेडिंग भी हो रही है, उससे आवाम मुतासिर है। कराची का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहाँ पे लोड शेडिंग ना हो रही हो। और सिर्फ कराची ही क्यों, अगर मैं लाहौर की बात करूँ, मैं रावलपिंडी का जिक्र करूँ, मुल्तान, फैसलाबाद, शेखुपुरा, किसी शहर का आप नाम ले लें, वहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। लेकिन लोग बाहर निकले, फिर लोग एहतजाज करें, कुछ जगहों पर लोग बाहर निकले और उसके बाद उन्होंने वहाँ पर जाहिर है रोड्स को भी, ट्रैफिक वहाँ पर रोकी और वहाँ पर उन्होंने एहतजाज जरूर किया, बिकॉज ऑब्वियसली ये सिचुएशन किसी के भी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो कराची और लाहौर की सिचुएशन क्या है और क्या रहेगी, हालात क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हैं, और शाकिर अवान ने ज्वाइन किया लाहौर से। साजिद, पहले आपकी तरफ आऊँगा। कल का दिन कराची, जिससे मुतालिक आज हम बात भी कर रहे थे कि 10 लाशें मिली कराची में, इस वक्त मौसम कैसा है, लोड शेडिंग से मुतासरा इलाके कौन से हैं, इंतज़ामिया क्या कर रही है? ज़रा सवाल के इलेक्ट्रिक से होता है। जी देखिए, बिल्कुल शुएब और सबीन, इस वक्त जो शहर का मौसम है वो वाकई सूरज इस वक्त आग बरसा रहा है। और कराची में कम से कम जो दर्जा हरारत जो आज रिकॉर्ड किया गया वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो कि इस वक्त मौजूदा जो इस वक्त टेम्परेचर है वो तकरीबन 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और 40 तक ये जाने का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की जानिब से। 2 ख़बरें हैं महकमा मौसमियात की जानिब से। एक तो बहुत बुरी है कि जून के माह में जो है वो बारिश नहीं होगी कराची में, और दूसरी अच्छी खबर यह है कि जुलाई के पहले हफ्ते में जो है वो बारिश का कराची में इम्कान है। मानसून की
जो बारिशें हैं उसका सिलसिला जुलाई के फर्स्ट वीक से जो है वो शुरू होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। साजिद यहीं पर रुकिएगा। इस वक्त आपने कहा जो पारा है, आपने कहा एक अच्छी खबर एक बुरी खबर, अल्लाह करे वाकई ऐसा हो कि वो जो आपने अच्छी खबर कहा है वो अच्छी खबर है, क्योंकि कराची में बारिश अच्छी रहती नहीं है। क्या इस दफ़ा ये बारिश कराची के लिए अच्छी रहेगी? क्या वाकई इस बार हुकूमत इंतज़ामिया इतनी मुतहरक हैं, पहले से नालों की सफाई, पहले से चॉकिंग पॉइंट्स को खोला जा रहा है ताकि कहीं पर भी पानी इकट्ठा ना हो? देखिए शोएब, माजी में ये दावे हुकूमत के ज़रूर रहे हैं कि नालों की सफाई कर दी गई है और जो भी चॉकिंग पॉइंट्स है उसे क्लियर किया गया है। इस वक्त भी यही सूरत हाल है कि दावे ज़रूर किए जा रहे हैं, लेकिन जब बारिश तेज़ बरसती है तो उसके बाद जो है वो हम देखते हैं कि सड़कें जो हैं वो पानी से भर जाती हैं। लेकिन इस वक्त शहरियों की ख्वाहिश ये है कि गर्मी की शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, तो पानी उन्हें इतनी तकलीफ नहीं देगी जितना इस वक्त गर्मी जो है वो दे रही है। और लोड शेडिंग सबसे बड़ा मसला है इस शहर का। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 18 घंटे तक भी कई इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग है। जिस तरह की लियारी का इलाका है, लियाकताबाद का इलाका है, वहाँ के लोग इस वक्त एहतजाज करने पर मजबूर हो चुके हैं। कभी तो ये लोड शेडिंग जो है वो ये बताई जा रही है कि बिल्स की वजह से जो है वो लोड शेडिंग की जाती है। दूसरी जानिब ये भी बताया जाता है कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट जो है वो ये आजकल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम हो चुका है। जिन इलाकों के बिल भरे भी जाते हैं वहाँ पर भी टेक्निकल फॉल्ट तो एक्चुअली गैर एलानिया लोड शेडिंग है, जो है वो बिजली गायब हो जाती है। जी बिल्कुल, गैर एलानिया लोड शेडिंग है और ये सिलसिला जो है वो अब शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हम देख रहे हैं कि जहाँ पर 98% भी अगर बिल वहाँ पर भरे जाते हैं तो वहाँ पर भी इस वक्त लोड शेडिंग का सिलसिला है, तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी का बायस है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो समंदरी हवाएँ जो हैं वो तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चली है और नमी का जो तनासुब है वो तकरीबन 75% है, जिसकी वजह से गर्मी जो है वो ज़्यादा महसूस हो रही है। 3 से 4 सेंटीग्रेड जो है वो ज़्यादा फील की जा रही है। अगर यहाँ पर 40 का पारा यहाँ पर इस वक्त है इस वक्त, तो उसे जो फील किया जाएगा वो तकरीबन 44 तक फील किया जाएगा। तो इस वक्त कराची की शहरी जो है वो इतनी ज़्यादा गर्मी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते और साजिद वजह से जो है वो डॉक्टर्स गर्मी की बात आपने की कि गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकलें, ज़रा इस पर हम बात भी करें, लेकिन वो जो 10 लाशें मिली कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, उससे मुतालिक क्या अपडेट सामने आई? चूँकि कहा गया है कि मुमकिन तौर पर गर्मी की शिद्दत की वजह से उनकी हलाकत हुई है। जी देखें, कुछ आयाम कबल ही यहाँ पर कराची में जो है हीट वेव की सूरत थी, तो उस वक्त गवर्नमेंट की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर जो है वो पानी की सबीलें और शरबत के इंतजाम किए गए थे। लेकिन अब इस वक्त गर्मी काफ़ी शदीद है, लेकिन किसी किस्म की कोई भी एक्टिविटी जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से जो है हमें नज़र नहीं आ रही। काफ़ी कंजस्टेड एरिया है कराची की। अगर बात की जाए तो लियाकताबाद, ओल्ड सिटी एरिया, ये काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड एरियाज़ हैं। हवा का नामो निशान नहीं होता, बिल्डिंग से बिल्डिंग मिली हुई होती है। इस वजह से जो है वहाँ पर धूप की शिद्दत और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है और जो रोज़ाना रूटीन में काम करने वाले लोग हैं, मजदूर हैं, उनके लिए जाहिर है मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ रहा होता है। बिल्कुल साजिद, आप तो हमारे साथ मौजूद है। शाकिर रवान, लाहौर की सूरत हाल से ज़रा हमें आगाह कीजिएगा कि वहाँ पर गर्मी की क्या सूरत हाल है और लोड शेडिंग के हवाले से लोग कितने परेशान हैं? जी सबीन, बिल्कुल लाहौर की जो सूरत हाल है कराची से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। लाहौर में आज जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा महकमा मौसमियात के मुताबिक वो 43 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि फील लाइक जो है वो 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। इसके साथ साथ अभी इस वक्त की अगर बात करें तो इस वक्त जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो दर्जा हरारत पहुँच चुका है और 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसकी फील है। और दूसरी जानिब महकमा मौसमियात का ये कहना है कि रवां हफ्ते लाहौर शहर में बारिश का कोई इम्कान ज़ाहिर नहीं किया गया और दर्जा हरारत मज़ीद इसमें इजाफा होगा। महकमा मौसमियात की जानिब से हदायत की गई हैं कि शहरी घरों से गैर ज़रूरी बाहर निकलने से इज्तनाब करें। हीट वेव के खदशात के बायस जो है इस वक्त घर से निकलना जो है वो ख़तरे से खाली नहीं है और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि शहरी यहाँ पर जो है वो परेशान दिखाई देते हैं। दूसरी जानिब फिर जब लोड शेडिंग होती है तो इसका जो फील है वो डबल हो जाती है। लाहौर के जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर जो है वो 5 से 7 घंटे तक की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि लाहौर के मुतादिद इलाकों में 3 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। दूसरी जानिब PDM में हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि 1 जुलाई से लाहौर शहर में मानसून बारिशों का सिलसिला शुरू होगा और इस मरतबा ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि मानसून बारिशें जो हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत 35% ज़्यादा होंगी। इस पर हम बात भी करेंगे आगे चलकर। शाकिर, अगर लोड शेडिंग से मुतालिक बस बता दें मुझे क्विकली कि लाहौर के कौन से इलाके ज़्यादा
मुतासर है? जैसे हमें बताया गया कराची से मुताल्लिक कि 18 घंटे भी लोड शेडिंग कुछ इलाकों में हो रही है, जैसे लियारी का जिक्र किया, लियाकताबाद का जिक्र किया, तो लाहौर में ऐसे कौन से इलाके हैं? फारूक, जो ज़्यादा लाइन लॉसेस हैं जिन इलाकों में, वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो ज़्यादा की जा रही है, और जहाँ लाइन लॉसेस कम हैं या लाइन लॉसेस ना होने के बराबर हैं और वहाँ पर लोड शेडिंग जो है वो कम हो रही है। लाहौर के जिस तरह मज़ाफ़ाती इलाके हैं, रायविंड की हम बात करें, शाहदरा की बात करें, इसी तरह बाटापुर है, यहाँ पर जो है वो लोड शेडिंग ज़्यादा की जा रही है। यहाँ पर लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो 7 से 8 घंटे भी चला जाता है। दूसरी जानिब अगर हम लाहौर की बात करें, मिड लाहौर की बात करें, तो यहाँ पर लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो कम है, 3 से 4 घंटे तक जो है वो लोड शेडिंग हो रही है, और बाज़ इलाकों में ये लोड शेडिंग का दुरानिया जो है वो 5 घंटों तक मुहित है। जो लेस्को काम है उनका ये कहना है कि जहाँ पर लाइन लॉसेस ज़्यादा होती हैं तो वहाँ पर लोड शेडिंग का दुरानिया भी बढ़ा दिया जाता है, और जहाँ पर लाइन लॉसेस कम होते हैं तो वहाँ पर जो है वो दुरानिया कम है। तो मजमूई तौर पर हम बात करें तो लाहौर शहर में तकरीबन 8 से 10 घंटे तक की जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। कराची से बहरहाल फिर भी कुछ फ़र्क है यहाँ पर। शुक्रिया आपने अपडेट किया। इस दौरान साजिद आपने मुसलसल अपना पसीना पहुँचा है माथे से, इसका मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है कराची में। बहुत सा ख्याल रखिए, क्योंकि वाकई बाहर निकल के फील्ड में काम करना इट्स वेरी टफ, तो प्लीज़ हाइड्रेट योरसेल्फ, पानी ज़रूर पीजिएगा। सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मौसम की बात कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले 24-48 घंटों 72 घंटे में मौसम कैसा रहेगा। महकमा मौसमियात से सरदार सरफराज साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। सरदार साहब, कराची से मुतालिक हमने यही सुना कि जून में कोई बारिश नहीं है, जुलाई में बहरहाल बारिशें होंगी। ओवरऑल सिचुएशन कैसी रहेगी आइंदा आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान भर की? जी बहुत शुक्रिया। देखिए कराची में तो गर्मी चल रही है, पिछले 2 दिन से ज़्यादा गर्मी हो गई है, 40 से ऊपर टेम्परेचर जा रहा है, और अगले 2 दिन यानी आज भी और आने वाला कल भी इसी तरह की कैफियत रहेगी। जस्ट लाइक हीट वेव लाइक कंडीशन है कराची में। और जैसे आप लाहौर वालों से पूछ रहे थे तो सभी जगहों पर तकरीबन ये टेम्परेचर ज़्यादा है, अब 27, 28, 29 तक, बल्कि पंजाब में तो 29 जून तक गर्मी पड़ेगी। ऐसी कोई खतर खा बारिश नहीं है, किसी इक्का दुक्का जगह पे कोई आंधी वांधी आ जाए तो आ जाए। और गर्मी का एक तरह से दोबारा से जोर है। फिर 29 या 30 के बाद फिर पंजाब में कुछ बारिशों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है, और नीचे हमारे थरपारकर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ इम्कान है। 25 को हो सकता है आज भी आइसोलेटेड जगह से किसी जगह थरपारकर में हो जाए, और बाकी सिंध में अब अगर बारिशें होती हैं ड्राई, तो क्या वो प्री मानसून होगा? कौन सा प्री मानसून जो हम कहते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन भी कीजिएगा कि क्या अब जो भी बारिशें होंगी वो उसे प्री मानसून समझा जाएगा? देखिए, अगर जुलाई की तो वैसे मानसून स्टार्ट होने की डेट होती है ना 1 जुलाई, या उसमें +-2 डेज आप कर सकते हैं। 2 दिन पहले कभी शुरू हो जाती है, कभी 2 दिन 3 दिन बाद शुरू होती है। तो इम्कान यही है कि जो नॉर्थ ईस्ट पंजाब है, लाहौर और गिरदोनवा का इलाका, वहाँ पर हो सकता है 30 से पहले से शुरू हो जाए मानसून की बारिशें। वो डिपेंड करेगा कि अगर 2-3 दिन तक मुसलसल स्पेल रहता है ड्यू टू ईस्टर्ली इनकर्शन ऑफ जो करंट्स होती हैं, ईस्टर्ली करंट्स के इनकर्शन की वजह से, तो फिर हम उसको मानसून डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक हो गया सरदार साहब, बहुत शुक्रिया हमें हाल अहवाल मौसम का बता। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो 29 जून तक वो कह रहे हैं कि कोई एज सच कोई अच्छी खबर बारिशों के हवाले से नहीं है, बट 29 के बाद जो है वो बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। लेकिन इस दौरान भी अगर देखा जाए तो कुछ पता नहीं होता कि कब हम देख रहे होते हैं कि मौसम कहीं ना कहीं बदल जाता है, आंधी आ जाती है, और उसके बाद मौसम थोड़ा सा जो है वो बेहतर होना या कोई अच्छे मौसम की तलाश में कहीं निकल जाता है। कोई शरान चला जाता है, कोई नारान चला जाता है, कोई शोगरान चला जाता है, कोई किसी और स्पॉट पे चला जाता है। जरूरी है, जरूरी है, सिर्फ वैली जाना भी जरूरी है। ठंडे इलाकों की तरफ जाए, फैमिली को भी लेके जाओ, और स्पेशली गर्मियों की छुट्टियां हैं तो उस हवाले से अच्छा ईद पर लोगों ने बहुत फायदा उठाया इस चीज का। गर्मी भी बहुत ज्यादा थी, छुट्टियां भी थी, और उसके बाद सयाहों ने जो है वो रुख किया, और इस मर्तबा सबसे ज्यादा रुख किया गया है केपी का। हमेशा ऐसे ही होता है, केपी में ज्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा वहाँ पे ज्यादा स्पॉट्स, टूरिज्म स्पॉट्स ज्यादा वहाँ पर हैं, उसमें भी जो कि इजीली एक्सेसिबल है, जैसे गलियात, वहाँ पे लोग ज्यादा जाते हैं, लाखों लोग जाते हैं। अच्छा, इस बार औरंगज़ेब एजेंसी में बहुत लोग गए, 4 लाख से ज्यादा लोग औरंगज़ेब एजेंसी गए। नहीं, एजेंसी तो नहीं कहना चाहिए, औरंगज़ेब कहना चाहिए सिर्फ, अब तो औरंगज़ेब गए, तो वहाँ पर जाकर उन्होंने एंजॉय किया। जरा वो ज़बान में चढ़ा हुआ है ना, तो लोगों ने वहाँ जाके बड़ा एंजॉय किया। अब ऐसे में अगर हम नारान की बात करें, क्योंकि नारान भी रास्ते खुल चुके हैं, बाबू से टॉप भी खुल चुके हैं, लोग वहाँ जाते हैं, एंजॉय करते हैं, रास्ता बहुत खूबसूरत है,
थ्रू आउट अगर आप यहाँ से जा रहे हैं बालाकोट से आगे जब स्टार्ट हो गया नारान कागान, फिर उससे टुवर्ड्स बाबूसर टॉप, तो बहुत ही प्यारा सा रास्ता है। और हम तो क्या वैसे जो गैर मुल्की सयाहत है उनकी भी बड़ी तादाद देखी गई है कि वो भी जाहिर है जो पाकिस्तान में मुकीम भी है वो भी ठंडे इलाकों का उन्होंने रुख किया है, जाहिर है वो भी इंजॉय करने जाते हैं, फिर कहते हैं हम भी चलते हैं इस तरफ। अच्छा, बहुत ज़्यादा रश था ईद के दिनों में नारान जाने वाले रास्ते पे, ट्रैफिक जैम भी रही। आज क्या सूरत हाल है वैसे, इस पर भी बात कर रहे थे। मौसम कैसा है? दो इट्स मंडे, लोग उस तरह से जा नहीं रहे होंगे, बट स्टिल हमारे नुमाइंदे हैं इकराम मुगल नारान से, मैं ज्वाइन। इकराम, नारान का मौसम कैसा, वहाँ पर सयाह इस वक्त कितने बड़ी तादाद में मौजूद है, चूँकि ईद पे बहुत रश देखा गया, अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी शुएब और सबीन, आपने मौसम की बात की तो बालाकोट का मौसम जो है वो दिन के वक्त गर्म होता है और शाम पड़ते ही ये मौसम जो है ठंडा हो जाता है। और उसकी बुनियादी वजह जो ये दरियाए कनार जो बालाकोट से बहता हुआ जा रहा है, इसकी वजह से बालाकोट के गिरदनवा में मौसम इंतहाई खुशगवार और ठंडा हो जाता है। और इसी के साथ ही अगर मौसम की बात की जाए नारान की, तो नारान का और बालाकोट का मौसम जो है वो मिलता जुलता सा होता है। और नारान में भी दिन के वक्त हल्की फुल्की गर्मी होती है और शाम पड़ते ही नारान का मौसम भी जो है वो इंतहाई खुशगवार और ठंडा हो जाता है। मुल्क भर से वादी कागान की सैर को लाने वाले सयाह जो हैं बालाकोट में दरियाए कनार की ठंडी बर्फीली और वादी कागान में झील सरमलूक के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। ज़ाहिर है हसीन नज़ारे हैं जिनका नज़ारा करने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ का रुख भी कर रहे होते हैं। इकराम, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। अच्छा जी, अब इस ऐसे में अगर देखा जाए तो हम सिर्फ केपी की बात नहीं कर रहे, हम मरी की अगर बात करें तो वहाँ पर भी नथिया गली और ऐसे जितनी भी स्पॉट्स हैं वहाँ पर भी लोगों ने बहुत ज़्यादा रुख किया। ठीक है, स्टे भी लोगों ने किया, महंगा बहुत ज़्यादा था वहाँ पे ये नहीं, नथिया गली आपको इतनी याद आ रही है? हाँ। नथिया गली की बात नहीं हमें करनी, अच्छा। बात मरी की करनी। पता क्यों? सबसे आसान है मरी पहुँचना, नथिया गली थोड़ा लंबा पड़ जाता है ना। हाँ वैसे सही है कि करीब है मरी, आप पहुंचते हैं और उसके बाद जो है नियरेस्ट स्पॉट फ्रॉम इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। मरी का हाल हवाल पूछते हैं, वही वाली बात है तो मंडे, लेकिन फिर भी हो सकता है लोगों ने वीकेंड के बाद जो है वो अपना स्टे जो है प्रोबेबली एक्सटेंड करा दिया। तो मोहम्मद अहमद ने मरी से हमें ज्वाइन किया, वो जरा हमें हाल अहमद जरा बताइएगा मरी में इस वक्त टूरिज्म के क्या हालात है, लोग कितना आ जा रहे हैं, वहाँ पर मौसम का स्पेशली बताइएगा। जी शुएब और सबीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मलका कुसार मरी के मारूफ तफरी मुकाम मार रोड पर। और अगर मौसम के हवाले से आपको अपडेट करता चलूँ तो मलका कुसार मरी का मौसम जो है वो इन दिनों इंतहाई सुहाना है। कभी धूप निकलती है, कभी बारिश, और कभी जो है सूरज और बादलों के दरमियान में आंख मचोली भी देखने को मिलती है। इस वक्त भी सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो मलका कुसार मरी में मौजूद है, जो कि सुबह के वक्त जो है मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर नाश्ते कर रही है। कोई पाए और कोई निहारी और हलवा पूड़ी सी भी जो है मज़े के नाश्ता करके जो है मुख्तलिफ तफरी मुकामात का रुख करने के लिए तैयार है। मेरे साथ भी एक सयाह फैमिली मौजूद है, उनसे जानेंगे कहाँ से आए और इस खूबसूरत मौसम को किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया, आपने अहमद हमें अपडेट किया। और ज़ाहिर है आप बता भी रहे हैं, बल्कि साथ जो सयाह उनसे गपशप भी आप लगा रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त वहाँ पर नाश्ते और उसका दौर ज़्यादा चल रहा है, लोग एंजॉय करें वहाँ पे। बिल्कुल, ऐसे तो एंजॉय करना भी चाहिए। ठंडा मौसम जहाँ मिल जाए वैसे वाकई एंजॉयमेंट हो जाती है। ट्रू, क्योंकि ज़ाहिर आप गर्मी से भाग के जाते हैं ना वहाँ पे। अच्छा, वैसे एक बात बताएं, जब आप कोई स्पॉट सेलेक्ट करते हैं कि आपने जाना है स्पॉट पे घूमने के लिए, क्या क्या चीज़ें माइंड में रखते हैं? क्या चीज़ें माइंड में रखते हैं? मौसम तो आई थिंक नहीं, कभी ऐसा होता है कि लोग आपको रेकमेंड करें कि वो जगह की हाइप बहुत ज्यादा है, आप उस जगह, वैसे पूरा पाकिस्तान बहुत आजकल हो रहा है मेरे साथ ऐसे, बहुत खूबसूरत है पूरा पाकिस्तान, लेकिन मैं जगह का नाम नहीं लूंगी, मेरे साथ ईद की छुट्टियां मैं नाम ले लेता हूँ। ये बात कर रहे हैं वादी सिरन की, बहुत ज्यादा हाइप आजकल उसकी है। आप जाएंगे फेसबुक पे स्पेशली तो बहुत से लोग शेयर करते हैं, इस्लामाबाद से 3 घंटे की मुसाफत पर आपको मिलता है वादी सिरन, खूबसूरत मकाम है। अच्छा, आगे सुने, कहते हैं वो जी इछड़ियां एग्जिट से बस निकलते साथ ही वादी सिरन स्टार्ट हो जाते हैं। बंदा कहता है ठीक है, ये मैंने बैग पैक किया, निकले वहां पहुंचे, मोटरवे से एग्जिट किया। एग्जैक्टली जो वादी सिरन है, सिरन वैली जिसको कहा जा रहा होता है, वो जो स्पॉट जहां तक पहुंचना था हमें, वहां तक पहुंचने के लिए मुझे लिटरली जो है वो
5 से 6 घंटे मैं कहूँगी कि मुझे लगे फैमिली के साथ, और उसके बाद आपने वहाँ पर से पानी देखा ऑब्वियसली, जो कि बहुत अच्छा है। हम यूँ करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि वो एक इतने सफ़र की एक वर्थ होती है ना। ठीक है, हम किसी दिन वादी सिरन से मुताल्लिक आपसे शेयर करेंगे रास्ता कैसा है, वहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है, उसके साथ और एक की बात भी हम किसी दिन करेंगे आपके साथ, जो नए नए स्पॉट्स आ रहे हैं उस पर बात हम करेंगे। बढ़ते हैं आगे और कुछ और खबरें हम शामिल करते हैं और बात करते हैं जी फैशन की। जब बात फैशन की हो तो हैंडबैग्स बड़ा इन है, बहुत मैंडेटरी है आजकल। तो आपने देखा कितने स्टाइल्स आए हुए हैं, मिनी हैंडबैग्स का भी रुझान बहुत ज्यादा हुआ है, जिसके अंदर आप शायद अपनी एक लिपस्टिक रख सकते हो लेकिन क्योंकि वो फैशन में है तो लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन जो हम बैग दिखाने वाले हैं वो भारी भरकम बैग है। यानी ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, सड़क पे एक खातून जा रही है, ये भी आपको दिखाते हैं, भरकम हैंडबैग सबकी तवज्जो का। अच्छा, मैं ये कहूंगी कि भारी भरकम तो पता नहीं है कि नहीं, लेकिन एक तरह से इसका साइज बड़ा है, बट हो सकता है उसके अंदर सामान तो ऑब्वियसली कम होगा जितने आराम से वो उसको कैरी करके लेके जा रही है। तो जब हम कहते हैं ना कि मिनी बैग्स हैं, तो ये हमने एक जायंट मैक्सी बैग एक तरह से जायंट बैग हमने देखा है। ये कैसे कैसे फैशन आता जा रहा है। सही बात है। अच्छा, मुझे तो अच्छा लग रहा है वैसे। मैं कभी इसको कैरी ना करूं। I think it's fine। ये देखें ना, मतलब अपने आप को संभाले, उनकी हाइट से लंबा उनका बैग है। नहीं, जैसे आप जाते हैं जब ट्रैवल करते हैं तो वो जो आपने लगेज बैग्स लेकर जाने होते हैं उसमें आपके पास ऑप्शन नहीं होते ना आप ज्यादा बैग्स लेकर जा सकें। तो हैंडबैग तो आपको अलाउ होता है वैसे भी, आपका ये मेरा हैंड बैग है ना। सही बात है, उसका मतलब वेट चेक किया जा रहा होता है ना। हैंडबैग का भी चेक करते हैं, हैंडबैग का तो नहीं करते वैसे। तो बस फिर हैंड कैरी करते हैं, वो कहेंगे ये मेरा हैंडबैग है, इसमें जितना मर्जी सामान है। वैसे ये तो अच्छा जुगाड़ जो है ना पाकिस्तान। अच्छा, इसमें आई थिंक अगर ऊपर ट्रू अगर इसमें ऊपर एक कट लगा दे, थोड़ा ऑक्सीजन की वेंटिलेशन हो जाए तो अंदर काका भी सुला दे, है ना। काका या कोई किसी को भी आप साथ लेके जा सकते हैं। वे कहते हैं ये कौम कुछ हो ना हो, कैसे हो ना हो, वो जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ की। क्या बात है, ये हमारी कौम ने वैसे बैग नहीं बनाया, ये बाहर का बैग था। बाहर का बैग है, लेकिन उन्होंने तो बैग बनाया ना, उसके जुगाड़ हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जनाब और बात करते हैं आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब की साहिबजादी हैं। पहला खिताब उन्होंने किया कौमी असम्बली से, खिताब उन्होंने बहुत अच्छा किया है। वफाकी बजट को उन्होंने मुस्तरद किया है, आवाम की बात की है, इसे अवाम दुश्मन बजट करार दिया है और उन्होंने ये कहा कि इस ऐवान का हिस्सा बनने पर वो फ़ख्र महसूस करती हैं, लेकिन जो महंगाई और बेरोज़गारी है उससे वो बहुत मुतासर हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि इस वक्त बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो मुतासर हो रहे हैं। सवाल उठाया, क्या ये बजट अवामी उमंगों के मुताबिक है? क्या किसान की बात है? क्या मजदूर का जिक्र है? क्या गरीबों के लिए भी कुछ है इस बजट में? नए साल का बजट अवाम की नुमाइंदगी नहीं करता। वो कहते हैं कि बजट की तरजीहात में किसान, आम आदमी, इसको रिलीफ फराहम करना चाहिए था। सवाल फिर उठा दिया, क्या पाकिस्तान के लोग इस अवाम दुश्मन बजट के मुस्तहिक हैं? अब उनका ये बजट का से मुतालिक जो खिताब है ये बहुत ज़्यादा वायरल भी है, आपको सुनवाते भी हैं और सुनवाने का मकसद एक तो ये कि जो उनका कंटेंट है, जो उन्होंने बात किया, दूसरा उनका अंदाज, इसमें झलक है बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के, आपको सुनवाते हैं। Mr. Speaker, the budget is sitting before you. Do you think that these objectives have been raised in this budget? Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? The people of Pakistan deserve better, Mr. Speaker, and we must work together. बातें तो उन्होंने बहुत अच्छी की है, बट ऑब्वियसली जिस पार्टी की वो तर्जुमानी कर रही हैं यहाँ पर, अब ये भी आगे चल के ज़रूर देखा जाएगा, कुछ दिनों में भी सामने आ जाएगा कि जिस बजट की ये बात कर रही हैं, क्या पीपल्स पार्टी उस बजट का साथ देगी या नहीं देगी। क्योंकि ऐवान में खड़े होकर बात करना, तकरीर करना, मेरा ख्याल है सबसे आसान काम है और कि आप बातचीत कर लें, लेकिन ये देखा जाएगा कि बंद दरवाज़ों के पीछे क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, क्या उस वक्त आवाम की बात होगी कि नहीं होगी, बजट में कितनी तब्दीली लाई जाती है, वो सारे सवाल ज़ाहिर आवाम उठा रही है, स्पेशली इस तकरीर के बाद। तो लेट्स सी कि आइंदा दिनों में क्या होने वाला है। मैं लिख के दे दूं आपको क्या होने वाला है। अप्रूव हो जाएगा एज यूजुअल, होता है ऐसा ही है ना कि हुकूमत बजट पेश करती है और उसके बाद इत्तेहादी जमातें जो है वो उसके ऊपर आवाज़ उठाती हैं और उसके बाद मुकमुका हो जाता है। अब मुकमुका यहाँ पर जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है, नहीं मिलता तो आवाम को कुछ नहीं। पंजाब में स्पेस मिल जाएगी शुएब, ये दैट्स व्हाट दे वांट। हाँ, तो देखें अपना अपना फायदा होता है कि इनको पंजाब में स्पेस मिल जाएगी, जैसे स्पेस मिल जाएगी वैसे ही बजट अप्रूव हो जाएगा। वहाँ पर फिर जो आम आवाम है उसके जो रोने रो रहे हैं ये ऐवान में खड़े होके, ये वहीं के वहीं रह जाएंगे। ये वादे, ये बातें, ये सब कुछ धीरे के धीरे रह जाएंगे। नंबर वन थिंग, ये स्पेस अवाम ने देनी होती है, किसी और ने नहीं। आगे बढ़ते हैं। अपेरेंटली
वेलकम बैक। जब ज़रा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की, और कौमी असम्बली में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि बजट पर बहस का सिलसिला जारी है। वैसे नहीं, बजट पर बहस का सिलसिला, बजट एक बहाना है, लेकिन बहस का सिलसिला वो समहाउ जो है वो वहाँ पर जारी है। अपोजिशन की जानिब से भी अगर देखा जाए, हुकूमत की जानिब से भी अगर देखा जाए, तो दोनों की तरफ से लफ्ज़ों की गोलाबारी जो है वो चल रही है, और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल वो हम देख रहे हैं दोनों जानिब से। अच्छा, कौमी असम्बली में अपोजिशन जमातों के लिए अगर देखा जाए तो एपेक्स कमेटी की जानिब से ऑपरेशन अज़्म इस्तेकाम की मंजूरी के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज भी किया गया। हालांकि बहुत ही हसास मामला है और इसमें सबको सेम पेज पर होना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़ाहिर अपोजिशन इसमें ये कह रही है कि हमें ऑन बोर्ड लेना चाहिए था, हमें एतमाद में लेना चाहिए था, पार्लियामान से बड़ा कोई भी फोरम नहीं है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो एक और अहम पेशरफ्त जो कि वफाकी हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के मुतादिद मुतालबात मंजूर किए हैं, जिनमें पंजाब के 12 अजला में ज़िले इंतज़ामी की तैनाती, लॉ अफसरान, बोर्ड अथॉरिटीज़ में तकर्रियाँ, नुमाइंदगी के तनासब से अमल में लाने पर इतफाक़ हुआ है। यानी वो जो हम बात इससे पहले भी कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, कि जो बात हो रही है कि जी बजट आवाम दोस्त नहीं है, लेकिन जब मुतालबात पीपल्स पार्टी के देखे जाएँ तो वो जिस तरह से लॉ अफसरान या दीगर जगहों पर, हम जब स्पेस की बात आपने की सभी से पहले कि पंजाब में स्पेस उनको चाहिए, तो लग ये रहा है कि स्पेस उनको दी जा रही है, लेकिन इसमें आवाम की बात नहीं हो रही। इस पर आज हम तज्ज़िया हासिल करेंगे। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राणा साहब साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आमिर साहब, बजट इजलास ज़रा उस पर बहस हो रही है बजट पर, लेकिन हम यही देख रहे हैं कि बात बजट की नहीं हो रही है, गैर पार्लिमानी लफ्ज़ों का इस्तेमाल भी हो रहा है, और इससे शर्मिंदगी होती है अपने इन सियासतदानों को इस तरह से देख कर कि जिन्हें अवाम ने मुंतखब करके ऐवान में भेजा, वो जाके जिन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाकई शर्मिंदगी होती है देख कर। दो चीज़ें हैं आपके सवाल में। पहली ये कि जैसे बजट हो या सदर मुमलिकत का पार्लियामेंट से खिताब, इन दोनों पे आप जब गुफ्तगू करते हैं मेंबरान पार्लियामेंट, तो कोई पाबंदी नहीं है कि वो किस इशू को कब छेड़ दें। सही। और ये हमेशा से होता है, ये पार्लिमानी रिवायात है, सिस्टम का हिस्सा है। हाँ, जो दूसरी बात आपने कही कि गैर पार्लिमानी अल्फाज, बिल्कुल वो काबिल मजम्मत भी हैं और सोचना चाहिए। हम वो कहते हैं पढ़े लिखे, यहाँ जो अनपढ़ जाहिल हैं वो ज्यादा तहजीब से गुफ्तगू करते हैं, और पढ़े लिखों ने तो कमाल ही कर दिया, और उसमें तमाम जमातों के अरकान शामिल हैं। इसमें आप किसी को इस्तिस्ना नहीं दे सकते कि वो बड़े मौजब है और ये बड़े गैर मौजब है। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह एक दूसरे से बढ़ के। तो जो बात आप स्टार्ट में कर रहे थे कि जी ये पीपल्स पार्टी ने गुफ्तगू की, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि ये हिस्सा मांगने वाली बात है। अवाम, आपने बिल्कुल कहा था, किसी की भी तरजीह नहीं है, अवाम किसी की तरजीह नहीं है, कभी भी नहीं रहे, आज भी नहीं है। चूंकि वो जो हुक्मरान होता है उसके लिए होता है कि जी इतने कर्जे और इतनी IMF की शराइत, हम क्या करें। चलें, जो अपोजिशन में है, उमर अयूब को हम नाम, चूंकि वो नाम लेके बात करते हैं कि वो अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने घाट घाट का तमाम सियासी जमातों का पानी पिया हुआ है, और फाइनेंस के वो बड़े चैंपियन हैं। तो कम अज कम उनकी तकरीर में बिल्कुल अपने लीडर के लिए भी बात करें, सब करें। वो एक ऐसी बात करते कि जी आपके पास मुतबादिल हल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ ये है वो हल कि जी जिस पे आप अमल करें। लेकिन सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई हल बता दे कि अवाम को मुश्किलात से कैसे निकाला जा सकता है, सिवाय गपशप के। ये जो पीपल्स पार्टी की आपने बात की, आप देख लें कि वो मुतालबात पहले दिन से यही थे कि हमारा PSDP में हिस्सा बनाया जाए, जहां हमारे पंजाब में लोग मुंतखब हैं उस जिलों में एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा अमल दखल होना चाहिए, हमारी पसंद के अफसर लगने चाहिए। और ये जो ला अफसर की बात आपने की, मतलब ये कि जहां जहां नुमाइंदगी मिल सकती है हमारे लोगों को, वो सरकार जाए, अवाम की बात तो देखा जाए तो अपना फायदा है, बस अपने फायदे की बात है, जैसे ही अपने अवाम शवाम की बातें हैं। और अमर भाई, जो आपने इससे पहले बात की कि उमर अयूब साहब को भी चाहिए था, बिल्कुल, अगर आपको इतना आपको मुश्किल लग रहा है इसकी मामला कि आवाम के लिए फ़ायदेमंद कोई चीज़ नहीं है, तो तजावीज़ दी जाएं, बेहतरी के लिए क्या किया जा सकता है वो बातें की जाए। यही बात पीपल्स पार्टी को भी तो करनी चाहिए। आसफा भुट्टो साहिबा का आना, तकरीर करना, वाह तो हो जाती है कि उनका अंदाज बड़ा अच्छा है, उन्होंने आवाम की बात की है, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी कोई बजट के हवाले से तजावीज़ तो नहीं दी कि अच्छा बजट कैसे आवाम दोस्त बनाए। फिर देखिए, अंदाज तो लोग मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मरहूमा को देखते हैं, उनके अंदर एक झलक जाहिर है, उनकी वो बेटी है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। बाकी उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने जिस सूबे में उनका 16वां साल इक़्तिदार का है उनकी पार्टी का, वहां आम आदमी के लिए क्या बेहतरी हुई है। सही, वहां पे भी खवास के लिए होती है, वहां नौकरियां सेल करने की इतलात आती हैं, वहां नकल लाइव टेलीविजन दिखाते हैं, वो नहीं रुकती।
मतलब मसाइल वो हैं जो आप, मतलब मैं तो ये समझता हूँ, चले पिछली दफा मेरी बड़ी उम्मीद थी कि मुख्तलिफ सूबों में हुकूमतें आएंगी, एक दूसरे का मुकाबला करेंगी, वो ना हो सका। अब तो बिल्कुल सही मुकाबला होना चाहिए कि केपी आम आदमी के लिए मदद करे, पंजाब करे, सिंध करे, बलूचिस्तान करे, और सूबों में जब आम आदमी की फलाह के लिए मुकाबला होगा तो पाकिस्तान बेहतर हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल आप देख लें, इसमें मैं मरियम नवाज को कुछ नंबर जरूर दूंगा कि एक नई पहली दफा पार्लियामेंटेरियन बनी और सूबे में उन्होंने आम आदमी की तरफ तवज्जो की। आप केपी में देख लें, सिवाय भड़कों के वहां पे कोई चीज वो आम आदमी के लिए नहीं निकाल सके। इवन अपनी पार्टी का जो उन्होंने दावा किया था कि 15 दिन के अंदर या 1 महीने में तमाम FIR क्वैश हो जाएंगी, वो भी ना कर सके। उनके ऊपर अपनी पार्टी के अंदर से उनके यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स जो है इल्जामात लगा रहे हैं, लेकिन वो भी कोई ऐसा बजट नहीं। लेकिन आमिर साहब, मेरा ख्याल है ऐसे में मरियम नवाज साहिबा को भी अभी मेरा ख्याल है एकदम क्रेडिट देने के लिए थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह 100 डेज की भी बात हुई, बहुत सारे प्लान्स उन्होंने अनाउंस किए हैं। सो अभी ऑब्वियसली उसमें टाइम है, इम्प्लीमेंटेशन होगी, उसका रिजल्ट, उसका आउटकम सामने आएगा। वी विश के अच्छा रिजल्ट आए, लेकिन मुझे लगता है कि एकदम जो हम हाइप भी क्रिएट कर देते हैं ना, तो फिर हमने अक्सर ये चीज़ देखी है कि वो चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जा रही, क्योंकि ऑलरेडी उनकी वाह हो जाती है कि जी इसने ये इनिशिएटिव ले लिया, इसने ये इनिशिएटिव ले लिया। अल्लाह खैर करे आप और हम यही हों और हम बात कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि जी ये दावे थे और ये काम हुए। किसी के लिए ये नहीं हो सकता कि वो काम ना करे और हम कहें कि जी इसने कर दे। देखें मैं आपको बताऊं, तो जो मवाजना होता है ना, इमरान खान साहब ने पहले 100 दिन का एजेंडा दिया था 2018 के इलेक्शन में। फिर उनके लिए फौज की तरफ से मैसेज आया कि 6 महीने दे दें इन्हें। फिर मैसेज आया कि 1 साल इन्हें देख लें, कि तनकीद ना करें, मस्बत तनकीद करें। आपको पता होगा यहाँ पे ये सारी बातें बराह रास्त कही जाती थी। तो इनके लिए किसी ने नहीं कहा, इन्होंने 100 दिन का प्लान नहीं दिया था। इन्होंने प्लान जब वजीर आला बनी पहले दिन चीजें कुछ करके बताई जो शुरू हो गई हैं। फिर बहुत सारे मंसूबे जो अनाउंस किए वो अब बजट का हिस्सा बन चुके हैं। तो मैं बात ये कर रहा हूं कि बाकी जो पुराने हुक्मरान बैठे हुए हैं ये नई है, पार्टी उनकी बिल्कुल पुरानी है, तजर्बे के लोग उनके पास हैं, लेकिन वजीर आला नई है। अली अमीन गंडापुर वजीर आला पहली दफा बने हैं, वजीर रहे हैं, वफाकी वजीर रहे हैं, सूबाई वजीर रहे हैं और उनकी पार्टी उन्हें चैंपियन भी करार देती है। मुराद अली शाह मौजूद हैं और सरफराज बुगटी मौजूद हैं। मैंने मवाजने में 4 वज़राए आला की बात की कि इनके मुकाबले में उन्होंने बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश किया और मंसूबे दिए हैं, कुछ पे अमल दरामद हो चुका है। इस मकसद बात का ये था कि ये चलना चाहिए मुकाबला। इसमें मैं किसी को दौड़ और आगे तोड़ पीछे छोड़ की या ये आगे चला गया वो खत्म हो गए, नहीं। हम ये बात करेंगे, मीडिया करेगा तो प्रेशर भी आएगा ना, बिल्कुल करके दिखाओ ना। अब आपके पास वसाइल हैं। ये बड़ी मुनासिब बात है कि हेल्दी कंपटीशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। पैसे भी उन्होंने खुद पैदा करने हैं। 52% तो आपके पास विफाक के महासिल का डायरेक्ट सूबों को चला जाता है। बाकी आप टैक्सेस लगाएं, रियायत दें, टैक्स फ्री बजट के अनाउंसमेंट्स करें, लेकिन रेवेन्यू तो आपको खुद जनरेट करना है ना सूबों को। आपके पास बेशुमार ऐसी चीजें हैं। ये जो एग्रीकल्चर टैक्स है ना, ये सूबे का टैक्स है, ये मरकज का नहीं है। तो इनिशिएटिव लें, सारे लें। अब ये जो शब्बर जैदी कहते हैं कि मेरे पास शाह महमूद कुरैशी और असद कैसर लेके वफद आ गए थे कि जनाब इस पे टोबैको पे आपने नहीं, तंबाकू पे कोई टैक्स नहीं लगाना, हम मर जाएंगे। तो दोनों तरफ के 2 बड़े सूबों के एग्रीकल्चरिस्ट आ गए, जो रिफॉर्मिस्ट भी हैं शाह महमूद कुरैशी तो, लेकिन हटे तो नहीं ना अपने जमींदारों से बचाने के लिए। अब वक्त है कि जब मेरे और आपकी तनख्वाह पे तो डकैती है, ये टैक्स नहीं है जो मजीद बढ़ाया गया, ये डकैती है। आपने जिन लोगों के पास पैसे मौजूद हैं उनसे लेने की बात क्यों नहीं करते? ताजिर हैं, ढिठाई करते हैं, बिल्कुल ये सूबे का काम है, पैसे ले, विफाक का काम है ले पैसे, जो सिस्टम में नहीं आते। मैं और आप तो मजबूर है ना जी कि हमारी तनख्वाह से तो पहले एट सोर्स टैक्स कट जाता है। तो बाकियों को भी मजबूर करें कि वहां उनकी दाल नहीं गलती, आमिर साहब की काम करे। ये पॉलिटिकल कंपल्शंस हमें डालनी है उनके ऊपर जी, ये आपको करना है। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि वाह वाह हाँ नहीं, जो वसूली है वो तो आप करें ना, चाहे लोग नाराज हो। देखें आम आदमी भी तो नाराज है ना, उसके पास भी तो खाने पीने के 2 टाइम की रोटी नहीं रही ना। बिल्कुल ठीक। तो फिर उसके लिए ये वसाइल पे जो काबिज लोग हैं उसकी तरफ जाना चाहिए। और एक जुमला इस पे भी दीजिएगा कि मुज़ाकरात के मामले पे आपको लगता है कि पेशरफ्त हो रही है संजीदगी के साथ, जो पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से हम देख रहे हैं? ये कश वाले काफ की बजाय नुक्तों वाला कैंची वाला काफ है। मजाक रात हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। ये यूं ही चलते रहे हैं, ऐसे ही चलते रहेंगे। यहाँ पे भी
आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात की खुद बात बता दी कि वो क्या कर रहे थे। तो पीपल्स पार्टी को छोड़ के पीटीआई के साथ मौलाना फजलुर रहमान क्या हदिये में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी गवर्नमेंट से वसूल करेंगे? नहीं, आप देखेंगे कि वो कर लेंगे, कि वो पूरी अपोजिशन भी करेंगे, लेकिन वो अपनी पार्टी के साथ करेंगे। वो मुझे तो लगते हुए नजर नहीं आ रहे कि वो उनके दरख्त पे झंडे पे बैठने के लिए जा रहे हैं, वो उनके ट्रक पे चले जाएंगे, नहीं जाएंगे। वो अपनी अलग से पार्टी को बरकरार रखते हुए लेके जाएंगे, और जो मुराद वो अपनी पार्टी के लिए ले सकते हैं वो भी जरूर ले लेंगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, हमें आगे बढ़ते हुए कुछ और जब मामला हम शेयर करेंगे आपसे इस प्रोग्राम में, तो एक रिक्शा है जो हमने आज आपको दिखाना है। रिक्शा होता है रिक्शा और उसका नाम है बतूता। बतूता रिक्शे का नाम है। हाँ, व्हाट इफ आई से कि मैंने रिक्शा चलाया। आपने चलाया? चला इसमें ऐसी क्या बात है? पहली बार चलाया था, बाकी कहानी आपको दिखाते हैं। गुड मॉर्निंग। ड्राइविंग सीट संभाल ली मैंने बतूता की। बतूता क्या है? बतूता एक रिक्शा है, और ये बतूता का सफर है जो आज मुझे आपसे शेयर करना है। ट्रक आर्ट से मुज़य्यन ये बतूता जो कि जाएगा इस्लामाबाद से लंदन। अरे सारी बातें ऐसे नहीं चलाते हैं साथ साथ, और साथ साथ हम चलाएंगे इस बतूता को, इस राइड को एंजॉय करते हैं और बात करते हैं आपसे। आसपास से बड़ी अच्छी हवा आ रही है। वैसे कि आप जानते हैं ये बतूता चोलिस्तान भी गया है, ये बतूता कैलाश भी गया है, ये बतूता अब जा रहा है लंदन। तो मैंने सोचा मैं जरा ड्राइव तो करूँ इस बतूता को और आपको दिखाऊं कि बतूता का सफर कैसा है। तो आइए मेरे साथ, चूंकि उस तरह हम इसकी राइड एंजॉय करेंगे, और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे इस बतूता ने जाना है लंदन। एंजॉय कीजिए। नासिर साहब है मेरे साथ, अमरीना है मेरे साथ, और अब्दुल मलिक साहब हैं। तो ये 3 लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद टू लंदन, यानी ईरान, टर्की, ग्रीस, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, लंदन। रुकते रुकाते जाएंगे, पाकिस्तान का झंडा लेकर जाएंगे, और जिस तरीके से पाकिस्तान के एक इमेज को प्रमोट करने के सोच से जा रहे हैं, तो आज इस सारे प्रोसेस में बात करेंगे। चूंकि 14 अगस्त 2024 की टेंटेटिव डेट है जब इन्होंने सफर का आगाज करना है। ये कैसा ख्याल है? ये थक नहीं जाएंगे? रिक्शे पे वहां जाएंगे तो टायर पंक्चर हुआ तो क्या करेंगे? सारी गपशप लगाते हैं, साथ टीम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया आप लोगों के, आप आए और हमने इस बतूते की खुशनसीबी है कि जो है ना अब ये हम क्योंकि इसी के थ्रू हम दुनिया को एक्सप्लोर करने निकल रहे हैं। राइट, रंगों की बात करते हैं तो पाकिस्तान में यूँ तो हर रंग ही बहुत प्यारा, लेकिन जब हम कैलाश की बात करते हैं, खूबसूरत सी वादी है, वहाँ के रहने वाले लोग बहुत प्यारे हैं, उनका कल्चर बहुत डिफरेंट है। और अमरीना चूँकि कैलाश से इनका ताल्लुक है, जा रही हैं इसी टीम के साथ, तो क्या सोच के जा रही हैं आप इस टीम के साथ के क्या करेंगी वहाँ पे? अपने कल्चर को लेकर जा रही हैं? हाँ, कल्चर को लेकर जा रही है, तो वहाँ पे जाके सबको दिखाएंगे अपना कल्चर। ग्रेट ग्रेट, ज़बरदस्त जी। अच्छा, इसके साथ साथ अब्दुल मलिक साहब से ज़रूर पूछते हैं कि सर ये तो आपने जो पहना वही भी कैलाशी कल्चर ही है, क्या बात है। अच्छा, फ्रेंडशिप बैंड है फ्रॉम द कैलाश। यस, तो इट रिप्रेजेंट द फ्रेंडशिप। ग्रेट। अच्छा, मैंने बल्कि अमीना को नहीं कहा है द वे दे ग्रीट इश्पाता, आई रिमेंबर दैट। तो अच्छा मलिक साहब मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप भी ज़रा इस टीम के साथ, आपने भी कोई सोचा था कि कभी ऐसा प्लान करेंगे इस्लामाबाद टू लंदन, या कि बस इन्होंने कहा करना है? एक्चुअली ये बहुत पुराना ड्रीम है मेरा। अच्छा, एग्जैक्टली, और आई प्लान्ड इट इन बिफोर 2013, बट ड्यू टू सम टेक्निकलिटीज देन आई वाज सर्विंग, so I could not wail the leave. But it's my passion, traveling, exploring the world, and especially showing Pakistan culture and Pakistan tourism, to improve, to promote the Pakistan tourism. तो ये मेरे पैशन में है जी। तो जब ये मुझे बात की नासिर साहब ने, तो आई सेड बिकॉज आई एम विद यू। मुझे ये बताएं, जब यहाँ से आप 14 अगस्त को सफ़र का आगाज़ करेंगे तो आपने कुछ प्लान तो किया होगा। अच्छा, पहला स्टे कहाँ पे, या एक दिन में कितना आपने ट्रैवल करना है? अच्छा, कहाँ पे स्टे करना है, कहाँ से होते हुए जाना है? कुछ मुल्कों के नाम तो मैंने लिए हैं अदरवाइज। बतूता रिक्शा आपको पता है लिमिटेशंस हैं, ठीक, उसको देखते हुए कि स्पीड की, फिर मोटरवेज पे जा नहीं सकता, हाईवेज पे ट्रैवल करेगा,
फिर तो हमने करते हुए 200-250 किलोमीटर स्पीड लिमिटेशन देखते हमने इतना ऐसा हमने लिया कि जो कि डुएबल है। ठीक है। और ये हमसे पहले भी एक जो है ना किसी एक फॉरनर ने किया है। अच्छा। इस ट्रैक में नहीं किया लेकिन इसने इतना लंबा रन किया है। ओके, इसी स्पेसिफिकेशन के साथ। अच्छा। तो वो हमें एक ह्यूमनली पॉसिबल है पहली बात के, लेकिन किया नहीं है, एक अलग बात। लेट्स से हम करने जा रहे हैं। ओके, इसमें आपने वैसे मॉडिफिकेशन क्या कुछ की है? इसमें ऐसा तो बेसिक मैकेनिकल तो कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है, हम इसी फ्यूल के लिए हमने जेरी कैंस किए हैं क्योंकि इसकी टैंक कैपेसिटी कम है। ठीक है। और ट्रैवलिंग को देखते हमने कोई 27 लीटर एक्स्ट्रा हमने रखे हैं। प्लस सीट थोड़ी सी रीडिजाइन करेंगे। अच्छा। इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि हमने यूरोप में ट्रैवल करना है, तो वहाँ जो है ना सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और बहुत स्ट्रिक्ट भी है। तो इसमें हमने सीट बेल्ट, अच्छा, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये सब चीज़ें कैरी। अच्छा, ये नहीं सीट्स चेंज हो जाएंगी, ये हार्ड सीट नहीं रहेगी बिकॉज ये बहुत थकाती है आपको अदरवाइज, तो सीट चेंज, सीट बेल्ट आ जाएगी, फायर एक्सटिंग्विशर, व्हाट एल्स जो और जो हैजर्ड्स होते हैं, कभी इन केस कोई आप हाईवे पे जा रहे हैं तो हैजर्ड्स कैरी करेंगे जो कि उनके रूल्स के हिसाब से। ओके। क्योंकि हमने पाकिस्तान का इमेज दिखाना है। ठीक है। तो हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोई हम वायलेट करें कोई चीज़। यहाँ भी नहीं करना चाहिए लेकिन बाहर तो ज़्यादा केयर करना चाहिए, कहीं पर भी ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम जब जाएंगे क्या सोचा है, क्या बातें करेंगी वहाँ के लोगों से डिफरेंट मुल्कों में जब रुकेंगी तो, या बस जो उस वक्त बात हो गई? सखावत की बात, अपने कल्चर के बारे में और सखावत के बारे में, ये सब। क्या लगता है कितनी कॉन्फिडेंट? अच्छा, खुद भी ड्राइव थोड़ा थोड़ा करेंगी? इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, रक्षा में अगर हो गया जनाब टायर पंक्चर, तो अमरीना भी हेल्प करेंगी उसमें? ये मुश्किल काम है। नहीं, मैं तो नहीं कर सकती, देखते हैं क्या होगा। क्या सुनाएंगी वहाँ पे जाके, ये तो बताएं, थोड़ा सा हो ना जाए, आए सर एंजॉय करते हैं ना। हाय माई रूरू पारी के माई रूरू के शवाला पारी के दूरी का होई, दूरी का पेने हो मस्कोरा होई, तिहाटा सोजे में सोरूम सोरूम कुर्सी। वाओ, क्या बात है। और अच्छा, ऐसे मैं जरूर पूछूंगा, ये जो हम रिक्शे की बात करें, लंदन में वैसे रिक्शे हैं? जी हाँ, एक क्लब भी है यूके टुक टुक क्लब, उसका मैं मेंबर भी हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसमें कोई यूके में 10,000 के करीब रिक्शाज हैं। अब 10,000 हो जाएंगे? हो जाएगा। उनसे हमारी कोऑर्डिनेशन भी कि इंशाल्लाह वो आएंगे तो हमें रिसीव भी करेंगे। अच्छा, जी हाँ। वो रिक्शों की फौज आएगी रिसीव करने के लिए, रिक्शों की एक परेड होगी जी वहाँ पर, वो रिसीव करेगी। नासिर साहब, अमरीना, अब्दुल मलिक साहब साथ मौजूद थे, और प्राउड पाकिस्तानी इस को हम नाम दे देते हैं कैंपेन को, एक्सपेडिशन को। और बतूता है जनाब, चूँकि बतूता एज ए ट्रैवलर एक्सप्लोरर, अपने बतूता तो उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने नाम रखा है बतूता। वेरी कलरफुल, यूनिक, बहुत ही मज़े से ये जाएगा। तो हमारी तो नेक तमन्नाएं इस बतूता और उसकी टीम के साथ हैं कि यहाँ से बड़ा ज़बरदस्त सफ़र चले, और हम कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे जाएँ कुछ वीडियोज़ वहाँ से भेजें हमें, हम आपसे शेयर भी करें कि बतूता का सफ़र कैसा जा रहा है। वापस चलते हैं स्कूल। ये है जी बतूता की कहानी जो कि हमने आपसे शेयर की। वैसे अच्छा रिक्शा चलाया आपने। थैंक यू। अच्छा चलाया। वैसे मैं सोच रही थी मुश्किल था गाड़ी चलाने से। हाँ, गाड़ी से तो कंपेयर नहीं कर सकते, बाइक से बात करें कंपेयर करने बाइक से। अच्छा, मैंने बाइक नहीं कभी चलाई। लुक्स लाइक आप बाइक चला रहे हैं। अच्छा, उस लिहाज से बिकॉज क्लच एंड रेस एंड एवरीथिंग, वो फिर उसके हिसाब से तो समझा बाइक चला रहे तो मजे का था। इट वाज गुड, अच्छा एक्सपीरियंस था, गुड एक्सपीरियंस। और जो टीम जा रही है उसको भी बहुत ज़्यादा हम गुड लक भी कहेंगे, क्योंकि नए नए इनिशिएटिव्स होते हैं जिनको देख के जाहिर है बड़ी खुशी हो रही होती है। बिल्कुल ऐसे। चलिए आपको कराची लेकर चलूं। जरूर। कराची में बिजली ने मैदान मार लिया। वैसे तो बिजली वहाँ पे नहीं आ रही। मैं सोच रही थी बिजली ने कौन सा मैदान मार लिया। ये बिजली नीचे से फर्स्ट है। नहीं, ये डिफरेंट बिजली है। ये गधा गाड़ी है, इसका नाम बिजली है। अच्छा, राइट। सो ICI फ्लाईओवर से कमिश्नर कराची हाउस तक होने वाली इस रेस में, जहाँ पे 40 से ज़ायद गधा गाड़ियों ने हिस्सा लिया, तो इसमें जो गधा है जिसका नाम है बिजली, उसने ली है पहली पोजीशन। और अवाम ने बड़ा एंजॉय किया इस रेस को। क्यूट लग रहे हैं वैसे, मैं वही देख रही हूँ। और जो पहले 3 पोजीशंस हैं, अगर उनकी बात करें, नकद इनामात उनको दिए गए हैं। क्या बात है जी। और ये जबरदस्त सी रेस थी। अच्छा, गधा सही तेज भाग रहा है। अच्छा, वैसे नाम पे मुझे वैसे बड़ी हैरत हुई है। बिजली वजह से तेज भागता है, इस वजह से करा उन्होंने बिजली की स्पीड से। बिल्कुल ऐसे। कराची की बिजली नहीं, मतलब नहीं है तो वो कराची की बिजली, लेकिन दूसरी बिजली है ये। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। ये नहीं तो वो सही। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईद पर कई पाकिस्तानी फिल्म्स बड़े पर्दे पर सजी और फिल्मी नक़दीन शायकीन अपने अपने तबसरे कर रहे हैं। और सुपर हीरो की कहानी पर मबनी फिल्म उम्र यार की बात करें, पसंद की गई बहुत ज़्यादा। इसी तरह बहुत सी और फिल्म की अगर मैं बात करूँ, जैसे नाबालिग अफराद, जैसे कि अभी,
और इसी तरह एक और मूवी, हॉरर मूवी भी है, थोड़ा सा उसमें टच कॉमेडी का भी आता है, भेड़िया। तो मूवीज़ के हवाले से रुझान क्या रहा, कौन सी मूवी ज़्यादा पसंद की गई, किस मूवी की कहानी में कोई झोल था या नहीं था, इस पर आज हम बात करेंगे। हमें क्रिटिक ज्वाइन कर चुके हैं हारून शुएब। हारून, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हारून, ओवरऑल ईद की छुट्टियों में कैसा माहौल देखा आपने सिनेमा हॉल से? मैं सिर्फ इस्लामाबाद की बात करूँ क्योंकि एक जगह मैं गया उम्र यार देखने के लिए, वहाँ पे खुद बल्कि उस्मान मुख्तार भी आए हुए थे। मुझे अच्छा लगा कि खुद स्टार्स आ रहे हैं अपनी उन मूवीज़ को देखने के लिए और लोगों से मिलने के लिए भी। ओवरऑल आपने कैसा देखा हारून? जी बिल्कुल इसी तरह ही है। फिल्मों को अब मार्केटिंग की बहुत जरूरत पड़ती है, तो अब वो जो है वो पूरा बिल्डअप होता है कि किस तरह जब नई फिल्म आने वाली होती है तो उसके पहले गाने रिलीज होते हैं ऑनलाइन, उसके ऊपर काफी सारा कंटेंट आ जाता है। तो ये प्रीमियर्स भी होते हैं जिसमें आपने उस्मान मुख्तार साहब को भी देखा। हर फिल्म के लिए प्रीमियर्स हुए हैं। गौहर ने भी अपनी फिल्म को बहुत प्रमोट किया है। इसी तरह नाबालिग अफराद के लिए भी जो है वो हाशिर जो है वो जगह जगह जाकर और अपनी फिल्म को प्रमोट कर रहे थे। एक्साइटमेंट बहुत थी। 4 फिल्में थी। अच्छा, भेड़िया जो थी वो कॉमेडी नहीं थी, एक्चुअली वो हॉरर फिल्म थी। वो मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि कहीं कहीं वो कॉमेडी के तरह लगती थी, लेकिन बहरहाल ये 4 फिल्में थी और काफी बिजी रहा ईद का वीकेंड सिनेमाज में। लोगों के पास 4 फिल्मों की चॉइस थी। अच्छा, तो किस फिल्म ने कितना बिजनेस किया आपकी नज़र में, स्टोरी लाइन और उसके बाद लोगों ने कितना पसंद किया, थोड़ा सा हम इसको एनालाइज करें अगर। जी जनाब, तो जो हमारी पहली फिल्म है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है उम्रू अय्यार। उम्रू अय्यार जो है वो, जिस तरह आपने भी कहा, कि एक फैंटेसी ड्रामा है जिसके अंदर VFX का बहुत इस्तेमाल किया गया है। उस्मान मुख्तार की बहुत अच्छी पेशकश, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। फरहान ताहिर साहब पहली दफ़ा पाकिस्तानी फिल्म स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। सना फखर हैं। सनम सईद ऑफ कोर्स इज प्लेइंग द लीडिंग लेडी एंड उस्मान मुख्तार के अलावा अली काज़मी एक बड़ा अहम रोल अदा कर रहे हैं। मंजर सहबाई हैं। तो बड़ी कास्ट के साथ एक बड़ी एक्सपेरिमेंटल फिल्म, पहली दफा पाकिस्तान में VFX इस लेवल के हमने देखे तो लोगों ने पसंद किया और फिल्म के बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से भी यही जाहिर हो रहा है। 5 करोड़ से ज्यादा ये ईद वीकेंड के ऊपर बिजनेस कर चुकी है फिल्म और अभी ख्याल है कि अगले 7 से 10 दिनों के अंदर ये 10 करोड़ तक ले जाएगी बिजनेस को। तो ये एक बड़ी कामयाब फिल्म 2024 की एक कामयाब फिल्म रही है। सो दिस इज अ होपफुल साइन। दूसरी फिल्म अगर हम बात करें नाबालिग अफराद, तो नाबालिग अफराद जो है वो उसने भी बिजनेस तकरीबन 2 करोड़ तक का किया है। छोटे स्केल की फिल्म बनी हुई है, कॉमेडी ऑफ एरर्स इसको कहा जा सकता है। ये जो 2 बच्चे हैं असद जाफरी और हाशिर, ये दोनों मिलकर जो है वो किस तरह जो है वो एक मुख्तलिफ सिचुएशन पे फंसते जाते हैं और उससे निकलने के लिए मजीद जो है वो अपनी सिचुएशन खराब करते जाते हैं। इस तरह कॉमेडी भी पैदा होती है और बहुत से कुछ पर्टिनेंट क्वेश्चंस भी रेज किए हैं नबील ने अपनी फिल्म में। तो ये फिल्म जो है ये तकरीबन 2 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और अभी उम्मीद है कि ये इसी तरह अगर बिजनेस करती रही तो इसमें इसके रेवेन्यूज में मजीद इजाफा होगा। और फिर अभी की बात करते हैं। आप लोगों ने अभी फिल्म देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। हमें मौका नहीं मिला देखने का, लेकिन मैं वाकई सुनना चाहूंगी कि ऑनेस्ट रिव्यू जरूर दें। जी बिल्कुल। नहीं, इट्स अ वेरी गुड फिल्म। जो हमारा टिपिकल जॉनरा होता है फिल्म का, जिसमें म्यूजिक भी होता है, गाने बहुत खूबसूरत, लीडिंग कपल, फरहान बहुत अच्छे लग रहे हैं और उसके बाद गौहर बहुत अच्छे लग रहे हैं और कुबरा, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत है। कुबरा बहुत खूबसूरत लग रही हैं, हमेशा स्क्रीन को जो है वो बहुत अच्छा वो फिलअप करती हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा कैरेक्टर किया है और इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो बड़ी स्क्रीन के ऊपर देखने का अगर मौका मिल रहा है तो फिर जाहिर है कि इट्स अ स्पेशल फिल्म। म्यूजिक मैं खास तौर पे इस फिल्म की स्ट्रेंथ कहूंगा। गौहर की फिल्म है तो जाहिर है कि यही उम्मीद की जा सकती थी कि म्यूजिकली बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वही ऐसा ही है। तो क्योंकि बाकी दोनों फिल्मों में गाने नहीं हैं, नाबालिग अफराद में गाने हैं और ना ही उम्रू अय्यार में गाने हैं। तो इस फिल्म में अगर किसी को म्यूजिक का कोई शौकीन है तो फिर यही वो फिल्म है जो कि उसको देख लेनी चाहिए। रोमांटिक फिल्म की तरफ अगर जाना चाह रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं उसको, तो जाहिर है वो फिर अभी लोग बहुत ज्यादा देख रहे हैं। रोमांटिक भी है और इशू बेस्ड भी है। देखिए उसके अंदर कुछ बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज उठाए गए हैं जो कि हमारी रीजनल पॉलिटिक्स के हवाले से, पाकिस्तान की सालमियत को जो खतरात लाहक हैं उनके हवाले से सवाल उठाए गए। तो थोड़ा सोचने पे भी मजबूर करेगी, लेकिन
12 मसाले पूरे हैं इस फिल्म के, तो ये एक मजेदार एंटरटेनमेंट हो सकती है। जबरदस्त। आप जो हॉरर फिल्म देखने के लिए गए भेड़िया, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हुई लोगों के? मैं बिल्कुल वही बता रहा था कि ये जो फिल्म है भेड़िया, ये कहने को तो बिल्कुल हॉरर फिल्म है, लेकिन मैं इसलिए इसको कॉमेडी भी कह रहा था क्योंकि कहीं कहीं इसके ऊपर हंसना भी आता है क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक समहाउ द अदर हम अभी तक हॉरर का जो जॉनरा है उसको क्रैक नहीं कर सके वेरी सक्सेसफुली। तो भेड़िया में उन्होंने दोबारा ये कोशिश की है। एक तो खैर ईद के मौके पर एक हॉरर फिल्म देखने का मुझे नहीं ख्याल कि किसी को शौक होता होगा, क्योंकि सारा दिन आप बकरे कसाई और गोश्त के साथ वैसे ही डील कर रहे होते हैं। तो शाम को आप जो है जब एंटरटेनमेंट देखना चाहते हैं तो या आप कोई रोमांटिक फिल्म देखेंगे या आप कॉमेडी देखेंगे या फिर आप कोई वही होता है कि खुशी का जो मौका होता है आप यही मूवीज देखना चाह रहे होते हैं जो थोड़े सा आपके मूड को लाइट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोगों को पसंद भी होती है, कुछ लोग वैसे देखते भी हैं। कितना बिजनेस किया भेड़िया ने? बिजनेस के हवाले से कुछ खास नहीं रह सकी फिल्म, और जाहिर है 3 बड़ी फिल्में थी तो उसको शोज भी उस तरह नहीं मिल रहे थे। तो इस पे मैं दोबारा वही बात करूंगा कि एक ही मौके के ऊपर, एक ही वीकेंड के ऊपर अगर आप 4 फिल्में ले आएंगे तो जाहिर है पहली 2-3 फिल्में जो हैं वही बिजनेस करेंगी और जो छोटी फिल्म होगी वो पिट जाएगी। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी सोचने की जरूरत है, फिल्म मेकर्स को भी कि अगर वो फैला ले। सबकी कोशिश होती है ना हारून के, स्पेशली ईद के टाइम पे कि अच्छा सारी मूवीज ईद के टाइम पे रिलीज हो, बिकॉज लोगों को मालूम होता है फिल्म मेकर्स को कि वो आएंगे लोग देखने के लिए। लेकिन ये भी आप रियलाइज करें कि फिल्म सिनेमाज की सस्टेनेबिलिटी के लिए और उनके बिजनेस सेंस के लिए ये जरूरी है कि हर दूसरे तीसरे वीकेंड कोई ना कोई फिल्म आ रही हो। अगर फिल्में सारी एक ही दफा आ जाएंगी तो फिर जितने लोग हैं वो एक ही दफा फिल्म देखेंगे। जाहिर है एक दफा आप सिनेमा का चक्कर लगाते हैं, उसके बाद आप कुछ अर्से फिल्म देखने नहीं जाते। तो अगर और ये भी होता है हारून कि जैसे ईद की छुट्टियों में जैसे अगर गए हम मूवी देखने के लिए और हमने सोच के चीज़ हम अभी देखेंगे या सोच के गए हैं कि हम उम्र यार देखेंगे और वहाँ जाते हैं जो कि रश होता है और नहीं टिकट मिलती तो फिर आप कहते हैं कि अच्छा यार आ तो गया हूँ अब भेड़िया ही देख लेता हूँ, या आप लेट हो जाते हैं 15-20 मिनट ऑब्वियसली, तो उस टाइम पे भी जो शो अवेलेबल होता है वो भी देख रहे होते हैं साथ साथ। फिर जाहिर है उसके बाद अच्छा हारून, इससे पहले आपने जिस तरह हॉरर फिल्म की बात की, आपने ये बात की कि हम उस तरह का काम नहीं अभी कर पा रहे जितना हमें करना चाहिए या हम कर सकते हैं। अच्छा वैसे हम कुछ हॉरर ड्रामास की अगर बात करें, कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी बट बड़े अच्छे ड्रामास हमने देखे वो वाकई हॉरर होते हैं। सो वो फिल्म क्यों नहीं हम बना पाते हॉरर? क्या डिफरेंस होता है? आप कैसे इसको एनालाइज करेंगे? अच्छा देखिए, उसमें अगेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब इंटरनेशनली जो लोग एक्सपोज हैं, देख चुके हैं अच्छी हॉरर फिल्में जो हॉलीवुड से आती हैं वो लोगों ने देखी हुई हैं। तो फिर आप ये देखिए कि जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ थोड़ी सी हमें सोफिस्टिकेशन नजर आती है उम्र यार में, जहाँ वीएफएक्स नजर आते हैं, जहाँ हमें टेक्नोलॉजी का अच्छा सेंसिबल इस्तेमाल नजर आता है, वहाँ पे वो फैंटेसी फिल्म जो है वो लोगों को अट्रैक्ट करती है। लेकिन अगर हॉरर फिल्म होगी और उसके अंदर टेक्नोलॉजी को आपने अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं किया तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, वो फिर अट्रैक्ट नहीं करता क्योंकि लोगों के पास कंपैरिजन है। एग्जैक्टली हॉरर का जॉनरा एक्चुअली इवन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में भी उस तरह नहीं अभी तक वो क्रैक कर सके कि कोई हॉरर फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई हो। बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हारून शोएब, साथ मौजूद थे और पर मूवीज़ लगी हैं उनसे मुताल्लिक तज्जिया दे रहे थे, कौन सी मूवी कैसी रही, कितना पसंद किया गया और किस मूवी में क्या था। जब बात मूवीज़ की हो रही है तो आज हमारे साथ एक मॉडल मौजूद हैं, टीवी प्रेजेंटर भी रही हैं, एक्टिंग बहुत अच्छी इन्होंने की है, स्पेशली एनिमल में इन्होंने एक्टिंग की थी, उस वक्त हमने इनसे बात भी की थी। एज अ सोशल वर्कर भी ये काम कर रही हैं, पाकिस्तान आई हुई हैं तो हमने सोचा कि इनसे मुलाकात करते हैं और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड बनने का एजाज़ भी इनके पास है। शफीना शाह साहिबा साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हो, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान कितने अरसे के लिए आई हैं? इस टाइम कितने टाइम के लिए? 3 हफ्ते के लिए। ओके, इंशाल्लाह। हाउ फ्रीक्वेंटली यू विजिट हियर? एक्चुअली सिंस फरवरी लास्ट ईयर 5 दफ़ा आई है। फरवरी, फिर से मई में, अक्टूबर में, फिर से फरवरी और फिर से अभी। अच्छा, फ्रीक्वेंट चक्कर लग रही है। हाँ फ्रीक्वेंट, लेकिन मेरे ये प्लान नहीं थी पहले। मैं जानती नहीं थी मैं यूं करेंगे लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान को बहुत पसंद करती हूँ और आप लोगों बहुत वेलकम, यू नो, वेरी वेलकमिंग। सो या मेरी किस्मत ऐसी है ना, माशाल्लाह। आप थोड़ा बताइए, जब हम मूवीज़ की बात करते हैं जो कि अभी इससे पहले हम मूवीज़ की बात कर रहे थे, डिफरेंट मूवीज़ में डिफरेंट कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं, तो इस तरह एनिमल मूवी में जब आपका कैरेक्टर सामने आया तो बहुत ज़्यादा आप हिट हुई हैं उसमें। आई एम श्योर कि अब काम तो आपने बहुत से किया, आपने शाहरुख खान के साथ एक ऐड भी किया है, भले 10 साल पहले, लेकिन आपने ऐड भी किया हुआ है, आपने काम तो बहुत किया। व्हाट डू यू थिंक कि अच्छा
इस मूवी से आपको कितनी ज़्यादा पजीराई मिली? आई थिंक एक्चुअली इस मूवी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रिकग्निशन आई, लेकिन मैं काफ़ी बिजी थी टू रिस्पॉन्ड टू एवरीवन क्योंकि एनिमल के बाद मैंने कहाँ गई, कैम्बोडिया कंपटीशन किया टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड वो कंपटीशन मिस ग्लोबल था, तो वहाँ मैंने मिली टाइटल मिस कंजीनियलिटी मतलब जो औरत वो सबसे काइंड है, सबसे केयरिंग है, एंड एवरीवन लव्स देयर पर्सनालिटी। तो 70 कंट्रीज में आई वन दैट टाइटल फॉर पाकिस्तान। ये कैसे पता चलता है शी इज मोस्ट काइंड ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स एंड कंटेस्टेंट्स? उन्होंने मुझे चूज किया, आई डोंट नो, लाइक आई मीन एवरीवन वाज काइंड, लेकिन आई वन दैट टाइटल तो फॉर पाकिस्तान, एंड वो दैट वाज रियली नाइस, यू नो, लाइक टू पूरा प्रोसेस होता है ना जिसमें क्वेश्चंस आपको सिचुएशंस में डाला जा रहा होता है, एंड एक्चुअली वो सिचुएशन दैट वाज द लास्ट टाइटल। तो बेसिकली यू नो यू हैव द मिस ग्लोबल टाइटल, उसके बाद अलग अलग टाइटल्स हैं, लेकिन आखिरी दिन में उन्होंने ये टाइटल दिए क्योंकि वो हर दिन आपको वॉच करते हैं, आप कैसे बात करते हैं किसी को साथ। मैं जानती नहीं थी वो हमारे लाइक हमको पता है वो जज करेंगे हम कैसे बात करते हैं, यू नो, लेकिन मैं भूल गई उस टाइटल के बारे में। लेकिन पहले मैंने ये टाइटल मिली जानती थी उसके बारे में, मैं सोची थी मुझे ये टाइटल चाहिए, लेकिन उसके बाद मैं भूल गई। हाँ, वो टाइटल वही मिल गया जो चाहती थी। वाओ, यू नो, आई थिंक मैंने मैनिफेस्ट किया, देन उसके बाद मैं सिर्फ I was myself. I think ये एक साइकोलॉजी भी है, जब जो चीज़ आपको चाहिए अगर आपने बस बैक ऑफ द माइंड वो सोच लिया ना किसी वक्त उसके बारे में, सब हाउ आप उसके लिए काम करते रहते हैं, आपको पता ही नहीं होता आप काम कर रहे हैं उसके लिए। इट हैपेंस। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से टाइटल आपने विन किए हैं? तो उसके बाद आई वेंट टू फिर से गई कैम्बोडिया in March, and I won the title for best national costume. So I wore like a sharara thing for the national costume, like a bride, niqab bride. अच्छा। तो वो मेरे outfit को बहुत पसंद करती थी, and I won that title. So that was nice for Pakistan फिर से, and and I came in February फिर से आई to do the Cleft Hospital, Gujarat. So I'm an ambassador for the Pakistan Cleft Lip and Palate Association. Okay. Yeah. So मैं Dr. Ijaz के साथ काम करती हूँ, you know, to just represent, and obviously मैं UK में रहती हूँ, तो वहाँ मैंने कोशिश किया to raise money, and हमने सोचा एक दिन we were on the way to Kashmir, so I was visiting court and other places, and मेरे साथ Professor Gatred था, so he was saying, I was talking about Dubai and skydiving and all this, he was like एक चीज़ करो, वो skydive आपको करना चाहिए। I said हाँ, he goes do it for the charity। Skydive for charity? जी। How come? Well, I wanted to do a skydive, and I wanted to raise money for Cleft Hospital, and तो हमने सोचा हम दोनों शौक भी हो जाए और साथ में कॉज भी उसके साथ रिटायर। Yes, you know, how was the experience? बहुत अच्छा था। I did the skydive on 1st of June. I think video भी है मेरी Instagram पर, and it was the best thing actually. And अभी हमने we're still continuing to fundraise. Obviously मेरे पास एक target है, and this is a continuing project for my whole life. It's not just I'm just going to do one charity. लेकिन ये हॉस्पिटल मेरे कोई अटैचमेंट है क्योंकि मैं बच्चे को बहुत पसंद करती हूँ। I'm not married or have children, लेकिन एक दिन इंशाल्लाह। But वो काम वो करते हैं इस हॉस्पिटल में बहुत अच्छे, टॉप स्टैंडर्ड भी है। And मैं 2 दफ़े गई वो for the camp, अक्टूबर में एंड फरवरी में, तो I was with the patients 2 हफ्ते के लिए। मैंने I stayed in the hospital. तो हर डिपार्टमेंट्स भी है, द ऑपरेशंस, वो ऑर्थोडोंटिक केयर, स्पीच थेरेपी भी है, वहाँ सब कुछ करते हैं। चलें, ज़बरदस्त। ये एक अच्छी बात है कि सोशल वर्क आप लेके चल रहे होते हैं, ज़रा अपने शौक को कॉज के साथ अलाइन कर दो, जब तो फिर बड़ा अच्छा काम आगे चल रहा होता है। अच्छा जी, वैसे हमारी स्काइप पे हमने इनका इंटरव्यू लिया था जी, उस वक्त ये UK थी, और हम जिक्र कर रहे थे एनिमल मूवी का जिसमें आपका किरदार था। थोड़ा बताएं कैसे एक्सपीरियंस था, रोल कैसे मिला, और उसके बाद जो बॉलीवुड के हवाले से, क्योंकि हम सिर्फ काम देख रहे होते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कैसा था, पाकिस्तानियों को कैसा ट्रीट किया गया? तो एक्चुअली जब मैं ये रोल मिली, मैं पाकिस्तान में थी उस वक्त, तो आई वाज फरवरी लास्ट ईयर। मेरी एजेंट UK में, वी हैव एजेंट्स इन UK, उन्होंने कहा शबीना एक रोल है, लेकिन एक किसिंग सीन है इसमें, अब ठीक है इस चीज़ के साथ। मैंने सिर्फ बोला हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज शायद वो कुछ कैमरा चेक था या you know, लेकिन ऑब्वियसली मैं कंफर्टेबल नहीं थी, लेकिन मैंने सिर्फ हाँ बोला बिकॉज ये मौका है ना, तो आई वाज लाइक या फाइन ठीक है। तो मैंने सेल्फ टेप भेज दिया वो जो ऑडिशन, उन्होंने कहा ठीक है आपके रोल मिलेंगे, लेकिन वो वाला रोल नहीं है, आप वाइफ 2 बन, लाइक यू गोना बी वाइफ 2, एंड उस सीन तो नहीं है। तो आई वाज लाइक थैंक गॉड, क्योंकि मैं मैनिफेस्ट भी किया ना, मैं हमेशा मैनिफेस्ट करती हूँ, मुझे वो सीन नहीं चाहिए। तो आई गॉट द रोल थ्रू एजेंट, एंड हमने शूट किया अप्रैल में UK में, क्योंकि जब आप देखेंगे मूवी द स्टोरी इज हाफ इन UK,
एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. द होल टीम वाज फ्रॉम इंडिया एंड लेकिन वो हर लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं. Like the Bollywood set was very good, better than the UK set. Aapko chai chahiye, you know, the dadas are there, and everything they get. And actually, for the few days, it was Ramzan, so I was fasting. So वो खाना रख दिया मेरे लिए for iftar. They were respecting it. Yeah, they were so good. तो experience बहुत अच्छा था. और रणबीर कपूर, मैं जानती नहीं थी पहले that मैं उनके साथ काम करूँगी. मैं सोच रही थी सिर्फ बॉबी डील के साथ है. Okay. लेकिन जब मैं सेट पे पहुंच गई हूँ, they said, oh, एक दूसरी सीन भी है, because it's very last minute ना. ये लाइन्स है, ये पढ़ो, करो. अब उससे पहले नहीं बताते थे? नहीं, मैं जानती नहीं थी. अब जानती नहीं? Like because वो the full script they don't tell you the story because you can leak the story. Okay. हाँ, तो मैं पूरी कहानी नहीं जानती थी. Only when I went on December 1st to watch the movie. यानी आपको पहले से पता ही नहीं है इस मूवी में क्या है, आपको सिर्फ उस वक्त बता रहे हैं कि आपका ये डायलॉग है, इसके साथ है ये सीन एंड दैट्स इट. वाओ. इज़ इट डिफिकल्ट जब आपको पता ही नहीं है कि बैकग्राउंड क्या है? हाँ, क्योंकि यूजुअली हमारे पास स्टोरी है तो हम कैरेक्टर आप उस इमोशन के साथ बात कर पाते हैं. तो इट वाज जस्ट लाइक दैट. तो ये अलग है मेरे लिए. दिस हैपेंस टू एवरी एक्टर? यूजुअली नो. I think in the UK industry अलग है ना. UK अमेरिका. नहीं for this movie आपको ये फील हुआ कि सबके साथ यही रवैया था? I think for the supporting roles हाँ. अच्छा, for the supporting roles. The other actress, wife number 1, we were the same. But she got her script 3 days before me. Usually वैसे ऐसे होता है कि आपको full story जो है वो नहीं दी जा रही थी, वो सिनेरियो आपको दिया जा रहा होता है. अगर एक दिन पहले भी देते तो आपको वो सिनेरियो देते हैं कि वो आप अपने माइंड में मेमोराइज कर लें कि उस टाइम पे क्या हो रहा है, आइडिया देने के लिए. बाकी you have to act. You just have to मुश्किल तो है, लेकिन ये हमारा जॉब है ना, तो we just try and do it. And obviously Sandeep Reddy sir, वो he's like so talented and everything. तो लेकिन we got the take in like 2-3 takes. 2-3 takes में हो गया. हाँ. ऐसा होता है वैसे you get used to it, और स्पेशली जो ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे होते हैं तो वो बड़ा इजी होता है उनके लिए. चाहे एक्ट वो है जो हम हमेशा बात करते हैं ना. अच्छा, आपके साथ भी वो होता है कि अपने रोल में रहना, अपने किरदार में रहना थ्रू आउट, जो कि हम हमेशा सुनते आ रहे थे, या बस आया परफॉर्म किया और अपने किरदार से बाहर निकल गए? Yeah, I mean usually मैं ये करती हूँ, like you know, to get into a role. लेकिन ये वाला रोल हमने सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस करती थी and that was it. लेकिन वो दूसरी सीन था, वो बहुत इमोशनल था, in the kitchen with रणबीर कपूर, and हम काफ़ी रो रही थी, you know, like it was very emotional, but it worked क्योंकि हमारी टीम बहुत अच्छा था. The wife number 2 and 3. I got lucky, I think. When you're working with good artists, it's very easy. And Ranbir, he was so good. Like, he was funny and comical. He didn't make you feel like, oh, मैं बड़ी हूँ और आप छोटे, ना? Like, okay. He was like, I think set पे कौन बड़ा छोटा होता है, चलिए अच्छी बात है उनकी तरफ से कि उन्होंने acting, ना? Like, acting is acting. वहाँ पे कोई जी नहीं होता. Yeah. अच्छा. किसी की जरूरत है वैसे. शफीना, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ऑफर, कोई बातचीत, कोई ऐसा काम जो कर रही हो या किया हो आपने कोई? Actually offers आई recently, हाँ. तो मैं सिर्फ फॉलो अप करूँगी क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ ही थी फरवरी में, बहुत जेट लैग थी जब मैं यहाँ पहुँच गई. एंड ऑफर्स आई वो, सो हम मीटिंग करेंगे एंड देखेंगे, यू नो. मतलब आपके ज़्यादा शौक है वैसे पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए काम करने, या कुछ और सोचती हैं? एक्चुअली फिल्म्स में अभी मैंने फिर से मैनिफेस्ट किया दैट फिल्म्स इज़ माय मेन थिंग अभी. तो जहाँ मैं जाती हूँ मैंने इंटरनेशनल बनना चाहती हूँ. यूके में, पाकिस्तान में, शायद और बॉलीवुड भी आएंगे इंशाल्लाह, और अमेरिका, जहाँ मैं जाती हूँ मैं एक्ट्रेस हूँ. बिल्कुल. एंड आई एम नॉट इन वन कंट्री. हम ट्रैवल कर सकते हैं ना, तो आई जस्ट वांट टू एक्ट. चाहे वो फिर हॉलीवुड है, बॉलीवुड है या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है. ऐसे में आप, जो आपने कहा कि यूके में तो आपकी एजेंट हैं और वो एजेंट के थ्रू आप काम कर रहे होते हैं. पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है गालिबन. यहाँ पे डायरेक्टली अप्रोच कर रहे होते हैं आपको? डायरेक्टली जहाँ मैं जाती हूँ, क्योंकि मीटिंग्स था आई थिंक लास्ट वीक, एंड we just exchange numbers. Okay. I think शायद ऐसा होता है, लेकिन यहाँ भी एजेंट्स है मॉडलिंग के लिए, आई थिंक है. बिल्कुल हाँ. तो आई नो अबाउट दिस. लेकिन यूके भी होता है. लाइक एक और मूवी है बुलेट, मैंने खुद अप्लाई किया. एजेंट के बीच कोई नहीं है, तो ये भी होता है कनेक्शंस में ना. आप नेटवर्किंग करते हैं एंड यू थिंक ओके एक्चुअली यू आर सूटेबल फॉर दिस रोल. तो हमेशा ज़रूरत नहीं है एजेंट के लिए, लेकिन एजेंट एक प्रोटेक्शन भी है क्योंकि आपका पेमेंट वो बड़ा ये भी होता है. तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं. वैसे पेमेंट की बात होएगी तो कभी ऐसा हुआ कि किसी रोल या किसी काम के अगेंस्ट आपको पेमेंट ना मिल रही हो? चूँकि अक्सर एक्टर्स कह रहे होते हैं वो प्रोजेक्ट मैंने किया था, मुझे उसकी पेमेंट आज तक नहीं मिली. क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ? ऐसा हुआ या होता है. लाइक लॉन्ग टाइम एक चैनल था, आई वोंट मेंशन द चैनल, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे पे नहीं की.
ओके, ये आपके साथ भी हुआ। अब बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद शाहरुख खान? ऑल्दो बहुत वक्त गुजर गया इस बात को, बट स्टिल याद तो होगा ना? एक्चुअली आई रिमेंबर, एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया 1 साल से पहले, and हमको किसी को पता ही नहीं that we're doing this, and so I didn't tell anyone. I didn't even tell my mother, क्योंकि I didn't want to lose the opportunity. ठीक है, तो anyway the day came, उन्होंने कहा उनको disturb मत करो, ज़्यादा बातें मत करो उनके साथ. They were scaring us so much. लेकिन वो बहुत अच्छा था, and मैं जानती नहीं थी that उस वक्त that I will feel like my heart would be beating so fast. Okay. Because you can never believe, हाँ एक दिन मैं स्क्रीन शेयर करूँगी शाहरुख खान के साथ. ये मैंने मैनिफेस्ट नहीं की, लेकिन I was so shocked. ये आउट ऑफ द बॉक्स हुआ है। आउट ऑफ द बॉक्स ये भी होता है, शायद मेरे सबकॉन्शियस माइंड। कोई ऐसा एक्टर जिसके साथ काम करने की ख्वाहिश है, चाहे हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, कोई ऐसा नाम? पाकिस्तान में ऑब्वियसली फवाद खान इज लाइक द थिंग, तो मे बी शायद एक मौका मिलेंगे तो इंशाल्लाह लेट्स सी, मैं मैनिफेस्ट करूँगी। हॉलीवुड में आई डोंट नो, लेकिन मैं हॉलीवुड मूवी में काम करना चाहिए एज वेल। अभी पीटर, there's a actor called Peter Andre. Yes. Well, he's actually a singer, artist, and मैं भी काम करूँगी इंशाल्लाह उनके साथ, because there's a movie called Bullet. And मेरे character, she's a biker chick with 2 guns. Okay. So she rides a bike, लेकिन I need to learn. But अभी सीखना है. Actually हाँ सीखना है, लेकिन UK में काफ़ी rules है वहाँ, तो insurance purposes के लिए they won't let me ride. Okay. For the protection of the artist. But my character, she rides, and she has these guns, and it's like a team of desi, like, you know, you have like the Marvels or something like this, you know, but we have a desi team, so all desi cast, and it's like they're fighting for a cause. So movie bhi aayenge, and Peter Andre is like a name in UK, so that's good. And Bollywood mein, I need to actually recently मैंने काम किया, एक वर्कशॉप किया मुकेश चावड़ा के साथ. Okay. And he's like a big casting director. He's done lots of movies. तो अभी उनको पता है मेरे बारे में. Great, तो चले. I'm in his mind, शायद एक रोल आएंगे. रोल आएगा जो कि आप कर पाएंगे. है ना? बिल्कुल सही. तो ये भी एक चीज़ है, क्योंकि लोग कहते हैं मुझे एक्टिंग करना चाहिए, लेकिन डिपेंड करते हैं. You have to see if the role is going to suit you. True that. कि आप कर पाएंगे, आपके साथ वो सूट कर रहे हैं. रोल के साथ. And every role is not for me. लेकिन I believe I can try every role. You should try. Acting देखिए काम है ना, एक्टर के लिए तो फिर वो काम है, कोई रोल जो मर्जी हो फिर आप करते हैं उसमें, आप एंजॉय भी करते हैं उस काम को. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे. नाज़रीन, ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे. स्टे विद अस. वेलकम बैक. T20 वर्ल्ड कप में इंतहाई मायूसकुन परफॉर्मेंस के बाद पीसीबी में हलचल जारी है. नई और मुख्तसर सिलेक्शन कमेटी बनाने की खबरों के साथ साथ कई खिलाड़ियों को फारिग और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रद्दबदल करने की भी खबरें आ रही हैं. इत्तलात तो ये भी हैं कि कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुरी दी जा सकती है और एक कैटेगरी से उनको निकाला जा सकता है. ये भी खबरें आ रही हैं कि क्रिकेटर्स इस किस्म की किसी भी तनज़्ज़ुरी को मुस्तरद करके नए कॉन्ट्रैक्ट्स की पेशकश को रद्द कर सकते हैं. यानी प्लेयर्स भी कह सकते हैं कि मुझे क्यों निकाला, अगर उन्हें उस कैटेगरी से निकाला जाता है तो लीग्स को ज्यादा तरजीह दे सकते हैं, फिर पैसे को तरजीह दे रहे हैं वो ऑब्वियसली. इस पर बात कर लेते हैं. मिर्जा इकबाल बेग साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, साथ मौजूद हैं. शुक्रिया आपने वक्त दिया. बेग साहब, क्या वाकई ऐसा है कि लीग को तरजीह दी जाएगी, बस पैसा देखा जाएगा, टीम पर काम नहीं करना, मुल्क के वकार पर काम नहीं करना, जितने सेंटिमेंट्स कौम के अटैच होते हैं पाकिस्तान टीम के साथ उसको खातिर में नहीं लाना? बहुत बहुत शुक्रिया शुएब. मैं समझता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड का रोल प्ले करना पड़ेगा. अगर खिलाड़ियों के हाथों में खेलते रहे, जैसे आपको याद है कि गुज़िश्ता बरस वर्ल्ड कप पे जाने से कबल इंतजाम उल हक जो थे, जो चीफ सेलेक्टर थे, वो कप्तान बाबर आजम को लेकर उस वक्त के चेयरमैन ज़काशफ के घर पहुंच गए थे और आखिरी लम्हे पर कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था जिसमें खिलाड़ियों ने अपनी शराइत का इजहार किया था. तो अगर वैसा हुआ कि खिलाड़ियों की विल और विल पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फैसले किए तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नुकसानदेह होंगे. अब आप देखें कि 9 जून को पाकिस्तान हारा भारत के खिलाफ, आज 24 जून हो चुकी है, अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई. उस वक्त एक बयान आया था पीसीबी के चेयरमैन का, बाद लोग तो ये कह रहे हैं कि चेयरमैन ने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात की थी न्यूयॉर्क में मैच हारने के बाद. तो अब सूरत हाल बड़ी गंभीर है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना पड़ेगा कि उन्होंने करना क्या है. अब इत्तलात उड़ रही है, आ रही हैं, अफवाहें उड़ रही हैं कि ये इसको हटा दिया जाएगा, इसको निकाल दिया जाएगा. एक फैसला करें ना, जितना अरसा आप तवील अरसा आप प्रोलॉन्ग करेंगे तो उससे अफवाहें और ज्यादा जन्म लेंगी कि कप्तान को हटा दिया जाएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा. तो बेग साहब, क्या इंतजार किया जा रहा है? वो जो रिपोर्ट की बात कर रहे थे कि
सिलेक्टर्स की तरफ से भी रिपोर्ट आनी है, वहाब रियाज की तरफ से भी रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर कुछ फैसले किए जाएंगे? देखिए शोएब, पाकिस्तान अपना आखिरी मैच 16 जून को खेला, ठीक है, 17-18 जून को वापस आ गए। रिपोर्ट बनाने में कितनी देर लगती है? कोई बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है कि वो इतने अरसे से बन रहा है। कोच गैरी कर्स्टन अपने मुल्क वापस चले गए। अब तो हर चीज टेक्नोलॉजी इतनी आगे, कोई मसला नहीं है, इतना डिले क्यों किया जा रहा है? और फिर इस दौरान आपने पाकिस्तान शाइन्स के नामों का ऐलान भी कर दिया, टूर पे जा रही है, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं है कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हो सकता है फिर मुकमुका किया जा रहा हो, जो कि हम हमेशा देख रहे होते हैं कि बातचीत, और उसके बाद हम देख रहे होते हैं फेवरेटिज्म चल रहा होता है। अच्छा, अब रिपोर्ट जिनकी तरफ से आनी है उन पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं कि वो मतलब क्या वो इतने कैपेबल है कि वो रिपोर्ट पेश करते हैं? मेरा इशारा वहाब रियाज की तरफ है। बिल्कुल सबीन, एक तो आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि एक आदमी जो इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, वो उस लेवल का नहीं था कि सीनियर मैनेजर चीफ सेलेक्टर बना दें। अगर आपको आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, ठीक है, आप उसको सेलेक्टर बना देते, आपने सारे सियाह सफेद का मालिक बना दिया, खिलाड़ियों के साथ उसका इंटरेक्शन, फिर वो वहां जाकर कव्वाली नाइट के लिए बुकिंग कर रहा है। मतलब राब्ता किसके थ्रू होगा? मैनेजर के थ्रू होगा ना, डायरेक्ट तो प्लेयर्स नहीं कांटेक्ट करेंगे। तो पाकिस्तान की कितनी बदनामी हुई। अब एक नया शोशा छोड़ा गया है कि वहाब रियाज को जो है ना सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया जाएगा और सिलेक्शन कमेटी को कम किया जाएगा, यानी कि मोहम्मद यूसुफ को वापस भेज दिया जाएगा एकेडमी में। और क्योंकि यूसुफ 90 टेस्ट खेले, पाकिस्तान के कप्तान है, उनके होते हुए वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर नहीं बन सकते थे। तो एक नया शोशा छोड़ा गया। आखिर कब तक पाकिस्तान क्रिकेट के साथ हम खिलवाड़ करते रहेंगे? ये पाकिस्तान क्रिकेट है, लोगों के दिल धड़कते। जब से इंडिया से हारे, आप यकीन करें हर शख्स इतना दिल बर्दाश्त है, यही सवाल करता है कि टीम को क्या हो गया। तो कम से कम इंतजामी उमूर जो है ना वो बेहतर तरीके से चलाया जाए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट को दुरुस्त समत की जानिब ले जाया जा सके। और कुछ और बातें जो कि सोशल मीडिया पर हम बहुत ज़्यादा देख भी रहे हैं, इल्ज़ामात जिस तरह टीम पर भी लगे, प्लेयर्स पर भी लगे, कुछ बहुत बड़े नाम है, मुबशिर लुकमान साहब का मैं जिक्र ज़रूर करूँगा, उन्होंने भी इल्ज़ाम लगाया, फिर हर जाने का नोटिस भी उनको भेज दिया गया। इन मामलात को कहाँ देखते हैं आप? चूँकि ज़ाहिर है ये मामलात भी तो बदनामी का बाइस बन रहे हैं ना पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। जब टीम हारती है ना, तो कहते हैं ना कि शिकस्त का जो है कोई वाली वारिस नहीं होता, यतीम होती है, और टीम जीती है तो उसके बहुत सारे फादर बन के आ जाते हैं। तो जब टीम हारती है तो उंगलियां तो उठेंगी, डेफिनेटली उंगलियां उठेंगी। और अगर कोई इल्जाम लगा रहा है वो सबूत लेकर आए। अब आप मौका फराहम कर रहे हैं ना, आपकी परफॉर्मेंस ऐसी रही है कि लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात जन्म ले रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो सुपर ओवर का मैच हम हारे, मोहम्मद आमिर इतने तजुर्बाकार बॉलर है, जब सेकंड लास्ट ओवर उन्होंने किया कितना जबरदस्त किया, जिसकी वजह से आखिरी ओवर तक मैच गया। और सुपर ओवर जब वो कर रहे हैं तो इतनी वाइड बॉल्स कर रहे हैं, और वो अपना ट्रेनर लेकर गए हुए थे। मजे की बात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अलग ट्रेनर रखा हुआ था, मोहम्मद आमिर अपने ट्रेनर को ट्रेवल करा रहे थे आयरलैंड से इंग्लैंड, इंग्लैंड से फिर अमेरिका चले गए। तो कौन है इसका मतलब? कोई जिम्मेदार तो है ना, कोई खिलाड़ी अपनी मर्जी चलाएंगे तो चलाते रहे, फिर पाकिस्तान क्रिकेट की यानी बुनियादी बात बेग साहब ये रही कि क्रिकेटर्स अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। जी आपकी आवाज नहीं आ रही बेग साहब, यानी बुनियादी बात ये रही कि जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं एज एन इंडिविजुअल, सबको अगर हम देखें सब अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं, जिसका जो जी करता है वो करता है। ब्लैकमेल आई थिंक थोड़ा हार्श वर्ड हो जाएगा, बट जनरली हम देख रहे हैं कि वो पीसीबी को भी डिक्टेट कर रहे होते हैं। जो करना है, जो होना है, सबकी अपनी अपनी मर्जी से होना है। बिल्कुल आपने सही कहा। जब खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो फिर यही सूरत हाल होती है। हालांकि बोर्ड ज्यादा ताकतवर है, खिलाड़ी क्रिकेट बोर्ड के दम से आप बाहर कर दें ना टीम से। देखें जब खिलाड़ी टीम से बाहर होता है तो वो उसकी हालत ही डिफरेंट होती है किसी तरीके से। ऐसी कोई मिसाल पूरी दुनिया में किसी और मुल्क में मिलती है जहां पे क्रिकेट इस तरह चलती जैसे हम चला रहे हैं? ये बहुत बड़ा अलमिया है शोएब, इसमें क्या कह सकते हैं। हमारे यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ धड़ाधड़ चेंजेस होती हैं। दुनिया के आप दीगर क्रिकेट बोर्ड की एग्जांपल ले लें, कहां पर एक जूनियर खिलाड़ी को लाकर सीनियर मैनेजर बना दिया जाए, सेलेक्टर बना दिया जाए, उसे सब कुछ दे दिया जाए। होता है थोड़ा बहुत फेवरेटिज्म होता है, लेकिन हमारे यहाँ हमें का आम ही बिगड़ा हुआ है। अफसोस कि इसको बेहतर नहीं किया एक खेल जो है हमारे पास जो था बेग साहब, जिससे लोग खुश होते थे, एंटरटेन होते थे, और स्पेशली लोगों के इतने सेंटिमेंट्स जिसके साथ अटैच है, जो हमें कनेक्ट करता था। बट उसमें भी एक तरफ से देखा जाए तो इंटरफेरेंस जो है वो शुरू हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है एक चीज जो थी उसको रह देना चाहिए था, जिससे लोग
एंटरटेन हो सके। बट एट द सेम टाइम बेग साहब वो जो इल्ज़ामात की बात हो रही थी उसमें थोड़ी सी चीज़ एक ऐड ज़रूर करना चाहूँगी कि जब तक आपके पास ठोस सबूत ना हो, आपको नेशनल टेलीविजन पे या सोशल मीडिया पे अपने प्लेयर्स के बारे में या किसी के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके पास सबूत है, आप बात करना चाहते हो तो आप ज़रूर बात करें। मुझे ये लगता है गुस्सा, हमारे सेंटिमेंट्स, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पर वैलिड है, बट एट द सेम टाइम तरीकाकार और किस तरीके से आपने उसको डील करना है, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहुत शुक्रिया बेग साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इतना ही, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।